बाजार में बुल्स ने दिखाया दम। गैप डाउन के बाद बाजार में पूरे दिन रही स्ट्रॉन्ग रिकवरी। निफ्टी बैंक करीब 1200 अंक सुधरा, 41,200 के निकला था पार। आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक से मिला जोरदार सहारा। निफ्टी में भी बेहद शानदार रही रिकवरी। ये बहुत बड़ा निवेश है, $20 बिलियन, 1,57,000 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि 2 साल के अंदर में पहला ग्लास और चिप प्रोड्यूस हो जाए। सेमीकंडक्टर पर बड़े ऐलान से वेदांत में आज तूफानी तेजी। आज स्टॉक में 10% का अपर सर्किट भी लगा। चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, 2 साल में चिप प्लांट से शुरू कर देंगे प्रोडक्शन। एफएमसीजी शेयरों में बेहद शानदार तेजी। नए शिखर पर पहुंचा निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 5 साल की ऊंचाइयों पर। आईटीसी नास्डैक में तेज गिरावट से आज भारतीय आईटी शेयरों में तगड़ी बिकवाली। इन्फोसिस, कोफो जैसे स्टॉक्स 4% से ज्यादा टूटे। वायदे के टॉप 10 लूजर्स में से सभी 10 आईटी सेक्टर के शेयर। निफ्टी आईटी कंपनियों का 1 लाख करोड़ का आज मार्केट कैप उड़ा। नई पॉलिसी आने की उम्मीद से 10% तक भागे लॉजिस्टिक्स शेयर्स। गति स्नोमैन जैसे लॉजिस्टिक्स शेयरों में बेहद शानदार तेजी। 17 सितंबर को लॉजिस्टिक पॉलिसी का ऐलान करेंगे पीएम मोदी। और हर्षा इंजीनियर्स के आईपीओ को अच्छा रिस्पांस। पहले दिन ही पूरा भरा इशू। 314 से 330 रुपए है प्राइस बैंड। 755 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। भारतीय बाजारों में आज हमने बहुत तगड़ी रिकवरी देखी है। ये दिन बहुत ही शानदार उभरता हुआ दिखाई दिया है, जहां पर सुबह में डर था कि कितनी मार अमेरिकी मार्केट्स की भारतीय बाजारों पर पड़ती हुई दिखाई देगी। और ये देखिए, स्क्रीन आपको कह रही है कि हम पर उस नेगेटिव खबर का असर ज्यादा देर तक नहीं रहा। 18,000 के ऊपर एक बार फिर हम कारोबार करते हुए, अभी भी 50 पॉइंट नीचे आपको निफ्टी दिखाई देगा, लेकिन बहुत ही शानदार रिकवरी दरअसल डे लो से देखने को मिली है। लेकिन इस शानदार रिकवरी के पीछे जो सबसे बड़ी भूमिका है वो निफ्टी बैंक की ही है। निफ्टी बैंक आपके सामने 450 पॉइंट ऊपर। आज याद रखिएगा, ये करीब 40,288 तक का लो दिखाता हुआ नजर आया था। खुला 40,308 के करीब था और वहां से क्या बढ़िया स्विंग देखने को मिला। इनफैक्ट डे लो से कितना रिकवर किया है इस इंडेक्स ने, वो भी आपकी स्क्रीन पर डेटा आएगा। बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिला है। और निजी बैंक, चाहे वो कोटक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, स्टेट बैंक, दिग्गज बैंक, इनका योगदान खासा रहा है। तो 1000 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी निफ्टी बैंक ने आज दिखाई है और निफ्टी की भी चाल मजबूत होती हुई। अलग अलग पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिले हैं आज, और ये दरअसल एक भूमिका बना रहा है भारतीय बुल रन की, भारतीय पॉजिटिविटी की। वीरू, गुड आफ्टरनून। सुबह के जब हम आंकड़े देख रहे थे, जब हम सुबह बातचीत कर रहे थे, अमेरिका में वो 1250 पॉइंट की गिरावट, डर था, एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला। रिकवरी की कहीं ना कहीं उम्मीद थी, लेकिन रिकवरी इतनी बड़ी होगी उसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था। तो आज क्लियरली कन्विक्शन खेला है और वो कन्विक्शन तेजी की तरफ था। फैंटास्टिक सेशन। जी हाँ हर्षिता, गुड आफ्टरनून। जी हाँ हर्षिता, गुड आफ्टरनून। और देखिए हर्षिता, मैं बताऊँ आपको, कल मैं यूएस मार्केट्स को देख रहा था। शाम को किसी ने ट्वीट किया जनाब कि 500 पॉइंट, फिर 800, फिर 1000, फिर 1200। द मोमेंट मैंने एफआईएस की कॉपी खोली, मैंने जब भाव कॉपी खोली और एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स को रीड किया, बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स को रीड किया, उनके ऑप्शन समरी को रीड किया, मेरे को यकीन मानिए 1% का डर नहीं लगा था कि भले ही ये 250 या 300 या 350 पॉइंट का फॉल होता। ट्रेजेक्ट्री अगर हमारी सिक्योर रहती तो मैं बिल्कुल कन्विक्शन के साथ आया था कि मैं बाय करूंगा। मेरी आज की सुबह की क्लियर कट अप्रोच थी हर्षिता, आई एम नॉट नेगेटिव ऑन द मार्केट्स। मैं डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है। एफआईएस की प्लेसमेंट कैसी थी हर्षिता, आप ये देखिए। कैश बैंक 2000 करोड़ रुपए की, 3000 करोड़ रुपए का इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट, 46,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट, 37,000 शॉर्ट कॉल कवर। ऐसे स्टैट्स के बीच में बाजार कभी नहीं गिरता, कभी नहीं गिरता, और वैसा ही हुआ। सुबह हमारी अप्रोच क्या थी, देखिए बेस 1 प्लीज दिखाइएगा सुबह की मॉर्निंग की प्लेट्स।
बेस वन क्या था हमारा बेस वन था, स्क्रीन पे रखिएगा प्लेट्स वो मॉर्निंग वाली, और वो रणनीति मैं आपकी स्क्रीन पे रखूंगा। एक बेस वन एस्टेब्लिश किया था, हमने कहा था कि जनाब ये बेस वन है, इसके ऊपर के हर डिप को बाय कीजिएगा। हर्षता बेस वन था 1766 और लो था 1771, इससे ठीक 4 पॉइंट ऊपर का, और बाय के लिए 10 बजे आशीष और मेरा फिर डिस्कशन हुआ और मेरे को लग रहा था कि 18,000 की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, 18,000 भी आया। 12 बजे के सेट्स पे ये इंडिकेशन था कि 18,044, जो मेरी सुबह की अप्रोच थी 18,044 आएगा, 18,000 बाइसेक्ट होने के बाद वो भी आ गया। तो वो सारे टारगेट्स हमको मिल गए जो बेस वन पुल बैक जनरेट कर सकता था। अब क्या करें, आइए जरा स्टैट्स को एक बार देखते हैं। हर्षदा, हर चीज़ को देखने से पहले या फिर मैं बोलने से पहले एक बात कहूँगा कि अब हमें ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि कल वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है। आपने नीचे का छोर, आपने ऊपर का छोर दोनों देख लिए। आइए देखते हैं अब स्टैट्स क्या कहते हैं, कॉल्स और पुट्स के किस प्रकार से प्लेस्ड हैं। अगर हमने बाउंस बैक खेला बेस वन से और हमको 18,000 भी मिल गया, 18,044 भी मिल गया, तो अब किस स्टैट्स क्या कहते हैं। देखिए, स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग तो नहीं मैं कह सकता, बट स्टिल हर्षता 18,200 की 18,100 की कॉल एक मीनिंगफुल 1,30,00,000 का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। तो मैं यही कहूंगा इन डेटा को देखने के बाद, स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग सीम विजिबल एट 18,000 एज वेल, 17,900 एज वेल। लेकिन मैं यही कहूंगा हर्षता, अब आप आखिरी के 1.5 घंटे प्लीज स्टॉक फ्यूचर्स पे फोकस कीजिए। अब कल के सेशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिफरेंट तरीके से खेलेंगे। मेरा सुबह का बेस वन और रेजिस्टेंस वन दोनों टेस्ट हो गए, सो नो फ्रेश आउटलुक फॉर एनी शॉर्ट और लॉन्ग ट्रेड। ठीक है, ये हो गया निफ्टी। हमने दोनों और छोर शब्दों का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि टुमारो इज ए एक्सपायरी डे। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। क्लियर कट हमारी अप्रोच थी, बेस वन वॉलेट नहीं होगा तो लॉन्ग करेंगे। लेके आइए निफ्टी का बैंक का इंट्राडे लो। निफ्टी बैंक का इंट्राडे लो जो था हर्षदा, जरा प्लीज बेस वन लेके आइएगा। जैसा कि आपने कहा 40,288 यही बेस वन था। स्ट्रेटेजी में क्लियरली मेंशन था कि बेस वन है 40,290 और 80 था हमारा राइजिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 80 था हमारा पुट राइटर्स का कन्विक्शन जोन। वहां से बाय हुआ 40,500 और मेरा एग्जैक्टली अगर आप देखें 10 बजे की कमेंट्री में आशीष के साथ व्यू यही था। डेटा देख के लग रहा था कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 41,000, यानी हम कल के हाई को क्रॉस कर जाएंगे। और 12 बजे का डेटा देख के हर्षता ये बात हुई थी कि हमें मिल जाएगा 41,350, वो मिल गया। अब का डेटा देखते हैं, अब का डेटा क्या कहता है, हम किस तरफ जा रहे हैं। और अभी का डेटा ये कहता है कि चांसेस है हर्षता कि हम करीब 41,600 41,700 की ट्रैजेक्टरी को टेस्ट करें, क्योंकि आपका 41,000, आपका 41,100, आपका 41,200, आप ये देखिए 31 लाख, 7 लाख, 15 लाख, ह्यूज कॉल राइटिंग, ह्यूज पुट राइटिंग, माफ कीजिएगा। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक में फ्रेश ट्रेड मत लीजिएगा अब, लेकिन अगर आपके पास है तो निफ्टी पे आप लॉन्ग रह सकते हैं, निफ्टी बैंक पे लॉन्ग रह सकते हैं, लेकिन अब किसी रिवॉर्ड के लिए शॉर्ट या लॉन्ग ट्रेड नहीं करना है। और एक और चीज़ हर्षता ऐड करना चाहूँगा, थोड़ा मेटल्स पे और कैपिटल गुड्स पे क्लोजिंग में फोकस कीजिए, पैसा बनेगा। ओआई एडिशंस ह्यूज हुए हैं। हर्षता, ओवर टू यू। बहुत ही बढ़िया ओपन इंटरेस्ट एडिशंस कुछ सेक्टर्स में देखने को मिला है, कुछ सेक्टर्स की डिटेल में बात भी करेंगे, लेकिन तेजी हो चुकी है स्क्रीन पर। अब यहां से कल की एक्सपायरी की तैयारी के लिए ज्यादा ध्यान दिया जाए। एक बार फटाफट से लेकर आते हैं डाउ फ्यूचर्स का हाल, नैस्डैक फ्यूचर्स का हाल और S&P फ्यूचर्स का हाल, जहां पर इशारा यही है कि कल के एक ब्रेक के बाद, एक गिरावट के बाद फ्यूचर्स में थोड़ी सी रौनक देखने को मिलेगी। तो 130 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स जो पिटा था 500 पॉइंट तक 70 पॉइंट का उछाल दिखा रहा है। तो एक हल्का पुल बैक देखने को मिल सकता है अमेरिकी बाजारों में खुलने के साथ ही। चलिए फटाफट आपको दिखाते हैं ट्रेंडिंग शेयर्स और फिर बड़ी खबरों की बात करेंगे, बड़े एक्शन की बात करेंगे। और आज का एक्शन दरअसल तेजी के नाम है वेदांत। 11.5% ऊपर ये स्टॉक, इन्होंने दरअसल MOU कल साइन कर लिया है
गुजरात सरकार के साथ, जो फॉक्सकॉन के साथ मिलकर वो सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएंगे। 11.5% भागा ये शेयर। बैंकों में आज देखिए, निजी बैंक और सरकारी बैंक दोनों का योगदान है। इंडसइंड 4.5% की तेजी पर, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी 2.5% से ज्यादा का मूव देखने को मिला है। और एक समय ऐसा था जब एसबीआई लीड कर रहा था इस निफ्टी बैंक की रिकवरी को, फिर निजी बैंकों ने कैचअप किया। और वीरू बात कह भी रहे थे कि आप ध्यान दीजिएगा मेटल कंपनियों पर, हिंडाल्को वहां पर 2% की बढ़त पर इस समय कारोबार करता हुआ। तो ये वो तेजी वाले काउंटर्स हैं। हालांकि कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जहां पर अभी भी मुनाफा वसूली है, और आईटी कंपनियों पर आप ध्यान देंगे। इनफैक्ट पूरा आईटी पैक कमजोर। कल की नैस्डैक की धुलाई के बाद इन्फोसिस अभी भी 4-4.5% नीचे, 3.25% की गिरावट टीसीएस में, टेक महिंद्रा 3% नीचे। तो मिड कैप में कोफोर्ज जैसे काउंटर्स है जहां पर बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। तो बाकी सभी सेक्टर्स में आज डे लो से रिकवरी जरूर नजर आई है, लेकिन टेक्नोलॉजी है जहां पर वो नजर नहीं आ रहा है। ये अभी भी एक कमजोर विकेट पर खड़ा है पूरा पैक। तो नजरें रहेंगी इस पर्टिकुलर ट्रेड की, और हमारे जानकार भी आपको बताएंगे कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। इनफैक्ट सेक्टोरली आप देखें, जैसे वीरू मेंशन कर रहे थे, मेटल्स में तेजी है, बैंकों में तेजी है, पावर कंपनियों में तेजी है, और एक और पॉकेट है तेजी का, वो है सीमेंट कंपनियां। फिर से खरीदारी आती हुई, और बड़ी खबर दरअसल आपकी स्क्रीन पर आ रही है कि अदानी ग्रुप की तरफ से दरअसल और इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा इस समय सीमेंट कंपनियों पर। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। आप अंबुजा सीमेंट का स्टॉक देख रहे हैं 500 के आसपास, 3% की तेजी पर। डिटेल्स यतिन के पास है। कितना बड़ा फंड रेज होगा, कितना यहाँ पर निवेश अदानी ग्रुप करता हुआ दिखाई देगा, यतिन बताइए क्या कह रहे हैं आपके सूत्र, क्या एक्सक्लूसिव खबर? गुड आफ्टरनून हर्षदा। देखिए, अदानी ग्रुप से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, क्योंकि अगर आपको याद है तो थोड़े दिनों पहले ही एसीसी और अंबुजा की जो ओपन ऑफर थी वो कंक्लूड हो गई थी। ओपन ऑफर में रिस्पांस फीका था, क्योंकि जो ओपन ऑफर का दाम था अंबुजा के लिए 385 रुपीज़ पर शेयर, उससे कई गुना ज़्यादा आपको शेयर का दाम दिखा। इसीलिए जो अदानी ग्रुप है इनको कोई भी प्रकार के ज़्यादा शेयर्स आए नहीं। करंटली लगभग 63.2% हिस्सेदारी अदानी ग्रुप के पास है अंबुजा की पोस्ट ऑफर में, क्योंकि होलिन सिम से उन्होंने ये अमाउंट ऑफ शेयर्स अधिग्रहण किए इंक्लूडिंग ओपन ऑफर। अगर हम स्टोरी की बात करें तो अंबुजा की एक बोर्ड मीटिंग अनाउंस्ड है 16 सितंबर को, यानी फ्राइडे को, और सूत्र हमको ये जानकारी दे रहे हैं कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए का मेगा फंड रेजिंग प्लान इस बोर्ड मीटिंग में अनाउंस हो सकता है, जिसके अंदर प्रमोटर ग्रुप यानी अदानी ग्रुप ही अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगा। ये जो रूट है लगभग प्रेफरेंशियल इशू या वारंट्स के जरिए अदानी ग्रुप अंबुजा के अंदर फंड्स इन्फ्यूज कर सकता है, और लगभग ये जो 10,000 करोड़ का वॉर चेस्ट है ये शायद आपको एक्सपेंशन प्लान्स और एक्विजिशंस की तरफ होता हुआ दिखाई दे। अगर आपको याद है, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी ये सजेस्ट कर रही थी कि सीमेंट सेक्टर में आपको छोटे मझोले कंपनियों में कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई देगा, और कहीं ना कहीं अंबुजा एसीसी मिला के भी कैश रिच कंपनीज हैं, और ऊपर से 10,000 करोड़ का फंड आपके पास आता हुआ दिखाई देगा। तो काफ़ी एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स अनाउंस कर सकते हैं इस बोर्ड मीटिंग के बाद अदानी ग्रुप। और अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो लगभग 65 से 70 मिलियन टन्स के आसपास अंबुजा की कैपेसिटी है, और अगर हम नंबर वन प्लेयर अल्ट्राटेक की बात करें तो लगभग 130 से 140 मिलियन टन्स की कैपेसिटी उनके पास है। तो जो फासला है दोनों कंपनीज के बीच, नंबर 1 नंबर 2 प्लेयर के बीच बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं अदानी ग्रुप के एग्रेसिव नेचर को जानते हुए ये आप बता सकते हैं कि जो फंड इन्फ्यूजन हो रहा है वो एग्रेसिवली अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की तरफ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रुप की एम्बिशंस होंगी कि नंबर 1 प्लेयर के आसपास की कैपेसिटीज अगर आ जाएं तो कंपटीशन ही नहीं, अपने कंपनी को ग्रो करने के भी मौके मिल सकते हैं। तो ब्रॉडली एक 10,000 करोड़ का फंड रेज 440 से लेकर 450 रुपए प्रति शेयर पे ये शायद इन्फ्यूजन होता हुआ दे सकता है, प्रेफरेंशियल इशू या वारंट इशू के जरिए। तो बड़ा निवेश यहाँ पर वैसे भी अदानी ग्रुप सीमेंट सेक्टर में कर रहा है, और अब तेजी से उस सेक्टर में अपनी पकड़ जमाने के लिए दरअसल और भी पूंजी आती हुई दिखाई देगी। तो जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे राय भी लेंगे। स्टॉक आपके सामने 3% ऊपर। याद रखिएगा, अदानी ग्रुप जाना जाता है अगर किसी बिजनेस में उतरे तो बड़ा खेल करेंगे। ये जो कैपेसिटी की आप बात कर रहे थे, जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, क्या ये इनका इरादा यही है कि अल्ट्राटेक जितनी बड़ी कैपेसिटी खड़ी करनी है, और कोई खास टाइमलाइन आपको कुछ समझ में आ रहा है वो कितना समय लगेगा? क्योंकि अल्ट्राटेक
इस कैपेसिटी पर आया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? बिल्कुल हर्षदा, देखिए अल्ट्राटेक की बात करें तो इनके पास काफ़ी इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जैसे कि बिनानी सीमेंट, जैसे कि जेपी एसोसिएट का इनका सीमेंट कारोबार। तो इनऑर्गेनिक रूट से हमने देखा है अल्ट्राटेक ने काफ़ी कैपेसिटी कंसोलिडेट कर दी है। अंबुजा ने मार्केट शेयर लूज किया है पिछले 7-8 सालों में, क्योंकि होलिसिम का फोकस बिल्डिंग मटेरियल्स की तरफ और ग्रीन प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा था, तो फोकस नहीं था पहले के प्रमोटर्स का। और अब क्योंकि अदानी ग्रुप जाना जाता है कोल ट्रेडिंग के लिए, पावर प्रोडक्शन के लिए, जो एक बड़ा इनपुट होता है सीमेंट कंपनीज के लिए, तो इनपुट की एक्सपर्टीज है अदानी ग्रुप के पास, और कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत इजी होगा कैपेसिटी को मूव करने के लिए यहाँ से ऊपर की तरफ, क्योंकि एसीसी अंबुजा के ऑलरेडी एक्सपेंशन प्लान्स लाइंड अप है। इनऑर्गेनिक रूट भी चूज कर सकते हैं अदानी ग्रुप, क्योंकि काफ़ी सारी कैपेसिटीज इंडिया में सीमेंट क्षेत्र में अवेलेबल हैं। अनलिस्टेड प्लेयर्स हों या लिस्टेड प्लेयर्स हों, ऑब्वियसली एक्विजिशन स्ट्रैटेजी हम प्रीमेच्योरली इस पर स्पेकुलेट नहीं करेंगे, बट पॉसिबिलिटी है कि एक्विजिशन रूट के जरिए एग्रेसिवली कंपनी एक्सपैंड कर सकती है। खुद के ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन प्लान्स भी लाइंड अप हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फंड, क्योंकि अंबुजा एसीसी को ऐसी कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये जो इन्फ्यूजन है 10,000 करोड़ का, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि कंपनी की स्ट्रैटेजी इनऑर्गेनिक भी रहेगी और ऑर्गेनिक भी रहेगी, और काफ़ी एग्रेसिव रहेगी, क्योंकि ओपन ऑफर खत्म नहीं हुआ और एक प्रेफ इशू आ गया आपके सामने। और ऑब्वियसली प्रमोटर्स जो है अभी 63 से लगभग 75% के आसपास पहुंच जाएंगे प्रेफ इशू के बाद, मेरी जानकारी के हिसाब से। तो ये सूत्र हमको बता रहे हैं काफ़ी एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स लाइंड अप हैं, और ये सिग्नल भी करेगा प्रमोटर कॉन्फिडेंस, क्योंकि ऑफर प्राइस के प्रीमियम पे प्रेफ इशू आ रहा है, और एक बड़ा 10,000 करोड़ का फंड जो है अब एसीसी अंबुजा के डिस्पोजल पे रहेगा। जी हाँ, तो यहाँ पर बड़ी पूंजी आती हुई और बड़े प्लान्स को अंजाम देने के लिए ही इतनी ज्यादा पूंजी का निवेश होता हुआ दिखाई देगा। अंबुजा सीमेंट के स्टॉक में हम देख रहे हैं हरकत जरूर देखने को मिली। इनफैक्ट पूरा सीमेंट स्पेस आजकल, आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा एक्शन में है, और कई ऐसी छोटी यूनिट्स है जो बाजार में काफी अटकलें भी लग रही थी कि उनको अक्वायर करने के लिए कुछ प्लेयर्स इच्छुक हैं। अब किसकी नजर किस पर है वो आगे देखेंगे, लेकिन ये पूरा पैक है जो भाग रहा है। और आज सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर जो यतिन ने आपके सामने रखी है, वो अंबुजा सीमेंट से जुड़ी हुई 3% ऊपर। हमारे जानकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल शर्मा है, गौरांग शाह है, प्रकाश गाबा है, मानस जायसवाल है। सब आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। इनफैक्ट राहुल, अंबुजा सीमेंट पर अगर एक पहली नजर आपकी रहे तो ट्रेडर्स के लिए अब यहां पर कितना मौका है नई पोजीशन खड़ी करने का? 502 पर आ गया है स्टॉक, और ये बोर्ड बैठक है 16 तारीख को, यानी कि परसों फ्राइडे के सेशन को। जी आशा जी, देखिए सीमेंट स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं, और अंबुजा सीमेंट ने इनफैक्ट एक 500 का रेजिस्टेंस था वो भी निकाला है। मेरे हिसाब से 500 के ऊपर बायस पॉजिटिव रहता है। पोजिशनली हमें लगता है कि अगर आप इसे डिलीवरी में ले सके तो 600 रुपए तक के लक्ष्य आपको दिवाली तक देखने को मिल सकते हैं। एज ए स्टॉप लॉस आई थिंक यहाँ पर 460 का स्टॉप लॉस आइडियल रहेगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो आई थिंक थोड़ा डिप का वेट कीजिए। अगर आपको तकरीबन 490 के आसपास मिले तो एक छोटा स्टॉप लॉस लगाइए 480 का, और ट्रेडिंग बाउंस बैक के लिए बाई कीजिए। एज एन इन्वेस्टर आई थिंक इसमें बिल्कुल बना रहा जा सकता है। 600 रुपए तक के लक्ष्य हमें लगता है कि आने वाले 2 महीने में देखने को मिल सकते हैं। 600 की बात कह रहे हैं, ये आप डिलीवरी वेस्ट बात कह रहे हैं, करेक्ट? क्योंकि मेरे ख्याल में अंबुजा सीमेंट अब वायदे के बैन में है, तो वहां पर तो पोजीशन नहीं ले पाएंगे। जो करना है वो कैश में ही करना है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्योर कैश ओनली ट्रेड हो गया है, जहां पर आपको डिलीवरी में बाय करके चलना है। और मेरे हिसाब से एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि स्टॉक काफी चल चुका है। थोड़ी वोलेटिलिटी जरूर रहेगी, लेकिन डायरेक्शन ऊपर का है। डायरेक्शन ऊपर का, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी, और वॉलेटिलिटी का जितना फायदा उठाएंगे डिप पर खरीदने का, उतना बेहतर आपके लिए होगा। ये है राहुल शर्मा की राय। गौरांग, आप इस खबर को कैसे पढ़ेंगे? ये ऑफ कोर्स सोर्स बेस्ड है, आगे होपफुली इसकी कंपनी की तरफ से भी पुष्टि होती हुई दिखाई देगी। अदानी ग्रुप को हमने अप्रोच किया है, उनकी तरफ से अब तक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि 16 तारीख को जो बोर्ड बैठक है उसमें इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पर बातचीत होगी, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। कितना बड़ा मूव है ये सीमेंट सेक्टर के लिए और अंबुजा सीमेंट के लिए? धन्यवाद हर्षिता आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई एक बड़ा ग्रुप किसी एक क्षेत्र में इतना बड़ा निवेश करता है या फिर किसी कंपनी का अधिग्रहण करता है, तो जाहिर है कि उनको पता है कि आने वाला भविष्य जो है इस क्षेत्र को लेकर के उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। और सीमेंट की मांग को लेकर के मेरे ख्याल से किसी भी तरह की किल्लत हमारे देश में नहीं है।
एक तो सरकार के तरफ से भारत निर्माण, बाकी अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट हो रहा है वो, रियल एस्टेट सेक्टर में इतना बड़ा सुधार जो कि सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है सीमेंट का, जितनी भी सीमेंट हमारे देश में बनती है। बोरियों के दाम धीरे धीरे करके ऊपर जा रहे हैं, लागत खर्च जो पहले दबाव था वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसी का कारण मेरे ख्याल से किसी एक बड़े ग्रुप में इतना बड़ा निवेश इस क्षेत्र में करने की सोची है। अब मेरे ख्याल से आने वाले समय में और भी अधिग्रहण हो सकता है। दिक्कत यह है हर्षिता कि आपको अगर नई कैपेसिटी जोड़नी है तो बहुत सारे एंट्री बैरियर्स हैं यहाँ पर, इतनी आसानी से बड़ी कैपेसिटी आप लगा नहीं सकते हैं। तो जाहिर है कि जो छोटी या मझौली स्थापित कंपनियां हैं वो एक पॉसिबल कैंडिडेट बन सकते हैं फॉर एन हॉस्टाइल टेक ओवर और कंप्लीट टेक ओवर। गौरांग यही पूछने वाली थी, ये पॉसिबल कैंडिडेट्स कौन से होंगे? क्योंकि अगर अल्ट्राटेक जितनी कैपेसिटी बढ़ानी है तो शायद खुद के निवेश से करने में समय लगेगा, जब तक वो प्लांट बनता है, खड़ा होता है, तैयार होता है, प्रोडक्शन शुरू होता है। वो लाइकली कैंडिडेट क्या है जिसकी एक्विजिशन हो सकती है, और उनमें से क्या कोई लिस्टेड प्लेयर है? लिस्टेड अनलिस्टेड प्लेयर्स भी काफी सारे हैं, लिस्टेड प्लेयर्स भी हैं हर्षिता। और मेरे ख्याल से जो छोटी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जिनको शायद कुछ दिक्कतें आ रही हो, वो एक पॉसिबल कैंडिडेट हो सकता है। ये एक मैं अनुमान लगा के चल रहा हूँ, मेरे पास ऐसे कोई नाम नहीं है जिसको मैं जाहिर तौर पर बता सकूं। लेकिन एक सबसे बेहतरीन तरीका, अगर आपको उतनी बड़ी कैपेसिटी खड़ी करना है, तो आपने भी सही बताया और मेरा भी अंदाजा सही है कि नई कैपेसिटीज खड़ी करने के लिए बहुत समय लगेगा, एंट्री बैरियर्स बहुत होते हैं वगैरह वगैरह, एनवायरमेंट क्लियरेंस वगैरह वगैरह। तो एक सीधा सीधा आपके पास उपाय ये है कि आप जितनी बने उतनी कंपनीज को टेक ओवर कर लें। वैल्यूएशन को लेकर के मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सक्षम और जो वित्तीय ताकत इस ग्रुप के पास है वो सभी को पता है। और मेरे ख्याल से एटलीस्ट फ्रॉम अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग हर्षदा, आई थिंक स्मॉल सीमेंट कंपनीज लिस्टेड एंड अनलिस्टेड could be the possible targets over here for a hostile takeover। बट एक चीज है, इस क्षेत्रों को लेकर के मैंने हमारे चैनल पर ही CNBC आवाज पर कई बार टिप्पणी की है, खास करके अब धीरे धीरे करके बारिश का मौसम बीत रहा है, निर्माण कार्य और भी तीव्र गति से ऊपर जाएगा, जिसके कारण जो खपत है सीमेंट की वो भी ऊपर जाएगी। और ऑफ कोर्स जैसे मैंने जिक्र किया, आई थिंक प्राइस रिविजन इज ऑन द होराइजन फॉर सीमेंट बैग्स व्हिच विल आल्सो ऐड अ पॉजिटिव। तो सीमेंट स्पेस पे आपने एक डेडिकेटेड डिस्कशन सुना, और मैं आपको बताऊं, मैं इस पे आऊँगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे जो एक रणनीति का एक हिस्सा था, निफ्टी से एडवांटेज अभी निफ्टी आईटी थोड़ा सा छीन रहा है, बट निफ्टी बैंक अपना अब 31,500 को, जो मैंने बात कही ना अभी कुछ देर पहले, 31,500 का जोन बाइसेक्ट कर चुका है अंडर द लीडरशिप ऑफ HDFC बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक अभी इस वक्त। सो वो जो अभी बात की ना मैंने 31,700 की, थोड़ा सा उसके लिए प्रिपेयर रही है। कमिंग बैक टू सीमेंट, और आप यकीन मानिए सीमेंट स्पेस में अभी जो हर्षिता ने पूरा का पूरा डिस्कशन किया, यतीन से अगर आप देखिए हमने खबर को समझा, आप समझिए जो ACC चलता है, अंबुजा चलता है एक बार, और उसके बाद अल्ट्राटेक चलता है, उस डिफरेंशियल को पूरा करने के लिए वो आता है। मानस है ना कार्यक्रम में इस वक्त, और मैं आपको बता रहा हूँ अल्ट्राटेक में एक टिपिकल फ्लैग विजिबल है एट 6880, इट्स अ टिपिकल फ्लैग। और ये अपनी पिछले 1 2 3 4 सेशन की जो हायर शेडो है उसको अब बाइसेक्ट करने का, मेरे स्क्रीन पे प्राइस है याद रखिएगा, इट्स 6889, और उसको बाइसेक्ट करने का पूरा दमखम जुटाता हुआ। मानस आपको याद होगा ये डिफरेंशियल बहुत दिन तक मेंटेन नहीं रहता और ये जल्दी ही फिल होता है। अब देखिए करीब 6,899 हो गया, 6,903 हो गया बात करते करते। आपको लगता है कि अगर ये फ्लैग का ब्रेकआउट आया तो 7100 का प्रोजेक्शन बनता है इस स्टॉक का? बिल्कुल, देखिए करीब 5 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं और उससे पहले एक शार्प अप मूव देखने को मिला था, तो एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। उम्मीद कर सकते हैं कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, क्योंकि वीकली चार्ट पे तो ब्रेकआउट हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो आप उम्मीद करिए कि यहाँ पर आपको करीब 300 से 350 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है अगर हमें फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट 6950 के ऊपर देखने को मिलेगा। तो अभी भी खरीदारी करनी चाहिए, करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं अल्ट्राटेक में, और या तो फिर ऑप्शन में ट्रेड करिए, वो आई थिंक बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी। तो अल्ट्राटेक का 7,000 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, वहां पर आप खरीदारी करिए। 169 के आसपास के भाव चल रहे हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको 130 रुपए के नीचे लगाना है, लेकिन ऊपर की तरफ 250 रुपए तक के टारगेट्स आप अल्ट्राटेक के 7,000 के कॉल ऑप्शन में देख सकते हैं। देखिए बात करते करते अगर आप देखें स्पॉट में
30 रुपए का अंतर आ गया। ये ऑप्शन ट्रेड कर रहा है कितने में? आपने 7000 की कॉल दी है 169.85 पे। चलिए इसको हम थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। निफ्टी एट डे हाई, निफ्टी बैंक एट डे हाई, स्ट्रॉन्ग स्विंग। एक अपडेट लेते हैं तुरंत HDFC बैंक पे, क्योंकि हम लोग HDFC बैंक को चेज कर रहे हैं मॉर्निंग से। याद रखिएगा, ये मेरे ख्याल से आज पहला या दूसरा ट्रेड था। इट्स डूइंग वेल एट डे हाई और ये ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड होल्ड करता है। प्रकाश सर, HDFC बैंक 1533, इस कैंडल ने आई थिंक आपके 10 अगस्त के बाद के पूरे ट्रेड जोन को कवर कर लिया। सारे ट्रेवल्स इंक्लूडेड हैं इसमें, मतलब जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव थे सबको अगर आप देखें आज जिसने कवर कर लिया। सर इसका पोजीशन क्या है इंट्राडे का अब हायर लेवल्स पे? मुझे बहुत ही अच्छा लगता है HDFC बैंक का चार्ट। हाई टाइम फ्रेम चार्ट अच्छा है, डेली टाइम फ्रेम चार्ट अच्छा है, इंट्राडे में भी चार्ट अच्छा है और मोमेंटम भी अच्छा है। ट्रेड कर रहा है ऑल टाइम हाई पर 1532 पर। इसका टारगेट क्या होना चाहिए? मैं टारगेट तो बाद में बात करेंगे, लेकिन स्टॉप होना चाहिए 1520 और उसको खींचना चाहिए। पहला टारगेट रहेगा 1560 का, मुझे लगता है वहां तक जा सकता है। और एक बार 1560 चला गया तो 1600 कितना दूर है, एक दो एक्सपायरी तक। तो मुझे तो अच्छा लगता है HDFC बैंक फ्रॉम अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव आल्सो। HDFC बैंक में तेजी 1533 के लेवल्स, 20 रुपए ऊपर और टॉप ट्रेड्स में दरअसल यही स्टॉक चमक रहा है। अच्छा, क्योंकि HDFC बैंक से बैंकों की बात छिड़ गई है, एक बार कोटक महिंद्रा बैंक को भी देख लेते हैं, क्योंकि कोटक का स्टॉक इस समय 2% ऊपर 1970 के स्तरों पर आ चुका है और यहाँ पर भी पिछले 10-15 मिनटों में तेजी बस बढ़ी ही है। वॉल्यूम एक्शन तो है ही। मानस, क्या विचार है कोटक पर? कोटक में तो ब्रेकआउट, बिल्कुल फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। करीब 7-8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है। आई थिंक करंट लेवल से भी आपको 50-60 रुपए का अपमूव तो 1 से 2 दिनों में ही मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें टेक्निकल टारगेट सेट करने होंगे तो वो 2100 रुपए तक के टारगेट्स आप कोटक महिंद्रा बैंक में देख सकते हैं। करंट लेवल पे खरीदारी करने की राय रहेगी और यहाँ पर आप जो 2000 का कॉल ऑप्शन है वहां पर भी एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। 2000 का कॉल ऑप्शन चल रहा है कोटक बैंक का आई थिंक 44 रुपीज के आसपास, तो वहां पर खरीदारी करिए। 24 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 80 से लेकर 90 रुपए तक के टारगेट सेट करिए। तो लगभग आप कह रहे हैं ये डबल होने की क्षमता रखता है। अगर आप ऊपर वाला टारगेट लें 90 वाला, 2000 का कॉल लें 44 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ। और नॉर्मली क्या होता है कि निफ्टी बैंक भागता है, कोटक पीछे रहता है, लेकिन कोटक में आजकल वो पार्टिसिपेशन आ रहा है, अपने बाकी पीयर्स के साथ चलने लगा है और टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में आज दरअसल ये शामिल। आज की इस तेजी में बड़ा योगदान कोटक का भी है, जो निफ्टी बैंक अब झूमकर 700 पॉइंट ऊपर खड़ा है। यह है फिलहाल मानस की तरफ से राय। चलिए अब 4 का चौका शुरू करते हैं और पहला ट्रेड रहेगा सस्ता ऑप्शन का। हमारे साथ राहुल शर्मा बने हुए हैं। राहुल बताइए, सस्ता ऑप्शन। जी हाँ, देखिए एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर कोटक बैंक में देखने को मिला है। मेरे हिसाब से यहाँ पर स्टॉक तैयारी कर रहा है 2130 तक के लेवल्स लगाने की। बड़ा ब्रेकआउट 1975 के ऊपर है। 2000 के जो कॉल ऑप्शंस है तकरीबन 45 रुपए के पास ट्रेड कर रहे हैं। इन ऑप्शंस को बाय करके चलिए। मुझे लगता है कि ये ऑप्शंस तकरीबन आपको 90 रुपए से लेके 120 रुपए तक के लेवल्स ऊपर में दिखा सकते हैं, तो इस ऑप्शन को बाय करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस लगाइए 25 रुपए का। और मुझे लगता है बैंक्स की जो एक तरह से यहाँ पर इतनी जबरदस्त तेजी है, इसमें कोटक बैंक यहाँ पर कैचअप रैली प्ले करता हुआ दिखेगा। आपका टारगेट भी वही 80-90 वाला है जो मानस दे रहे हैं, या फिर आपके टारगेट्स थोड़े ऊंचे होंगे? देखिए 2130 तक के लक्ष्य मुझे लगता है कि यहाँ पर आने चाहिए, तो उस केस में ऑप्शन में तकरीबन 120-130 रुपीज तक के लेवल्स यहाँ पर बन सकते हैं। तो तकरीबन 45 रुपीज का ऑप्शन मोर देन डबल यहाँ पर हो सकता है। तो आई थिंक कोई डाउट नहीं है, स्टॉक के अंदर डायरेक्शन ऊपर का है। आप टारगेट 10 रुपए 20 रुपए यहाँ वहाँ ले लीजिए, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट कोटक बैंक में यहाँ पर प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए राय 2000 के कॉल की और राहुल शर्मा का भी ये सस्ता ऑप्शन था। और इत्तेफाक है कि मानस से हम यही स्टॉक ले भी रहे थे, राय ले रहे थे, और 80 से 90 की टारगेट की बात मानस ने की, लेकिन राहुल शर्मा कह रहे हैं 120 तक के जाने के चांसेस हैं इसमें, वो टारगेट आपका भी होना चाहिए। तो मोमेंटम है, तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है कोटक महिंद्रा बैंक में। 1-2 ट्रेड्स आपके लिए और हाजिर करते हैं जिनमें हम देख रहे हैं इस घंटे दरअसल चाल और भी मजबूत होती हुई। अल्ट्राटेक सीमेंट, जिस पर एक राय अभी अभी आपने सुनी, वो 1% की बढ़त की तरफ बढ़ रहा है। ये स्टॉक आप गौर करिए, आज तो श्री सीमेंट में भी रौनक लौटती हुई दिखाई दी है, लेकिन B2 बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस,
ये दोनों ट्विन्स आपकी स्क्रीन पर है, साथ साथ दिखा दीजिएगा प्लीज। अब तो बजाज फाइनेंस 7,509 के लेवल्स पर, इसके ठीक सामने वो स्टॉक स्प्लिट और बोनस के एडजस्टमेंट के बाद फिनसर्व आज देखिए कहां ट्रेड कर रहा है। फिनसर्व का भाव है 1800, कल ही हुआ है ये पूरा एक्स उस पूरे एडजस्टमेंट के बाद 1800 के लेवल्स पर। गाबा साहब, प्रिफर्ड ट्रेड दोनों ट्विन्स हैं, लेकिन इसमें अगर आपने चुनना है तो क्या चुनेंगे या दोनों ले लें? पर बजाज फाइनेंस तो अच्छा लगता है, 7,400 का स्टॉप, 404 का स्टॉप, 7,400 होना चाहिए स्टॉप, अपसाइड करीब 7,700 पॉसिबल है। रही बात बजाज फिनसर्व की, मैं इसका चार्ट निकाल लेता हूँ। बजाज फिनसर्व मेरे ख्याल से एक बेहतर ट्रेड लगता है, 1750 का स्टॉप लगाना चाहिए और मुझे लगता है 1850 नहीं 1870 टू 1900 जोन्स आते दिनों में देख सकेंगे, क्योंकि इसका टिकट साइज कम है तो पॉसिबल है कि यहाँ पर शायद एक ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक अपूर्ण यहाँ पर मिलना चाहिए। जी अगर देखिए दोनों ही स्टॉक्स बहुत अच्छा कर पर कि निफ्टी की आगे की स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर करेगा HDFC। हर घंटे कोई ना कोई स्टॉक, एक सेशन कोई ना कोई स्टॉक कैप्चर करता है और डिलीवर करता है। ठीक 12 बजे बात हुई थी हमारी और राजेश पालवी जी के साथ, और 2448 का भाव था और आपकी स्क्रीन पे अब 2474 हो गया। अब इस घंटे जरा आप नज़र रखिएगा, मैं आपको एक OI की शीट दिखाता हूँ। मैं इनफैक्ट आप जाइए, अगर OI के पैटर्न्स को आप एनालाइज करें एट एग्जैक्टली 227 माफ़ कीजिएगा, आप जाइए और कैपिटल गुड्स के OI को एनालाइज कीजिएगा। आज यहाँ पे प्राइस OI घटा है और प्राइस OI बढ़ा है लेकिन प्राइस घटा है, लेकिन एक LNT अब प्राइस वाइज 2% बढ़ गया, और माफ़ कीजिएगा OI 1.2% बढ़ गया और प्राइस जो है वो अब रिकवर हो रहा है, यानी लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है इस स्टॉक में पिछले कुछ समय में। आपकी राय राहुल जी क्या होगी? देखिए, एक था बात कि इसके सारे के सारे अप ट्रेंड को एक 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने सिक्योर करके रखा है। आज कल वो एग्जैक्टली 10 डे में और शूट अप कर गया और कल के ओपन पॉइंट को अब बाइसेक्ट कर रहा है एट 1970। कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा प्लीज, और OI बढ़ता हुआ। राहुल, आपकी राय? अभी तक बस इसको ही डिलीवर करना है और अपना ऑल टाइम हाई सिक्योर करना है। आपका अब व्यू LNT पर, और कोई ऑप्शन थॉट हो तो बताइएगा प्लीज। जी हाँ, देखिए कैपिटल गुड्स में इनहेरेंट स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। इनफैक्ट LNT का अगर आप चार्ट देखेंगे तो 10 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ने क्लोज नहीं दिया है 6 जुलाई के बाद। देखिए आज 10 दिन का मूविंग एवरेज टेस्ट जरूर हुआ, लेकिन बाइंग वापस से आ गई। मेरे हिसाब से ये स्टॉक अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगाने के लिए तैयार है। तकरीबन 2080 के आसपास इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, तो इसे बाय करके चलिए। लास्ट 7-8 दिनों का जो कंसोलिडेशन जोन है उसमें 1935 का एक कैश में सपोर्ट है, तो 1935 के स्टॉप लॉस से LNT को बाय करने की राय रहेगी। 2080 तक के टारगेट्स रहेंगे। आई थिंक जहां तक ऑप्शन का सवाल है, 2000 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन भी यहाँ पर लिया जा सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तकरीबन 28 रुपए 29 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। इसे बाय कीजिए 19 रुपए के स्टॉप लॉस से, और मुझे लगता है 50 से 60 रुपए तक के लेवल्स यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पर LNT के कॉल्स में देखने को मिल सकते हैं। 2000 का कॉल लेकर चले LNT में, और यहाँ पर भी तगड़ी रिटर्न्स बनने के चांसेस। 50 का टारगेट आएगा, 29 के आसपास स्टॉक खड़ा है, ये ऑप्शन खड़ा है इस समय। लेकिन एक स्टॉक जो काफी तेजी में है वो है वेदांत। वेदांत का शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 11.5% तक का इजाफा। फॉक्सकॉन के साथ मिलकर कंपनी अहमदाबाद के आसपास दरअसल वो बड़ा निवेश कर रही है। सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी। इनफैक्ट CNBC आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में अनिल अग्रवाल यही कह रहे थे कि यहां से अगले 2 सालों में दरअसल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। चिप्स भारत में ही बनकर भारत में ही सप्लाई होते हुए दिखाई देंगे, और फिर आप देखिए क्या क्या प्रोडक्ट सस्ते होते हैं, अफोर्डेबल कैटेगरी में आ जाते हैं इस इंडिजीनियस चिप के चलते। बड़े प्लान्स हैं और उतना ही बड़ा विजन है। गौरांग बताइए, वेदांत 309 के स्तरों पर क्या तुरंत खरीदेंगे इस नई पहल के बाद? कितना फैक्टर इन करेगा बाजार उस सेमीकंडक्टर बिजनेस को गोइंग फॉरवर्ड? खरीदारी की राय बिल्कुल है, और मेरे ख्याल से वेदांता हर्षदा अब एक मल्टी डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स कंपनी बन गई है। और ये जो पहल मैंने अग्रवाल साहब की टिप्पणी भी सुनी थी आपके सहयोगी चैनल पर और आपके चैनल पर, और गुजरात में अहमदाबाद के पास एक बहुत बड़ी फैसिलिटी लगा रहे हैं। जो जगह भी इनको मिली है वो बहुत ही अपॉर्चुनिटी वाली जगह है। एक
1,50,000 करोड़ के आसपास का मेरे ख्याल से निवेश की बात की है और 2 साल में मेरे ख्याल से ये अपने जो प्रोडक्ट हैं वो बाजार में उतारेंगे। और आज के तारीख में हर्षदा, ये जो सेमीकंडक्टर या चिप है, मेरे ख्याल से हर आधुनिक उपकरण जो है वहां पर आपको इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। और जिस तरीके से मांग है भारत में इसको लेकर के और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी देखती है, मेरा मानना है कि अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो डेफिनेटली वेदांता एक बहुत ही प्रॉमिसिंग खरीदारी का कैंडिडेट बनता है। प्रॉमिसिंग खरीदारी का कैंडिडेट समित चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। समित, इसी पर एक राय आप प्लीज दें। 11% की तेजी में 310 पर क्या नया निवेश बनता है? और देखिए, रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं होगा, बट आई गेस इसको करंट लेवल से अगर कोई भी डिप आती है वापस 295 तक, तो वो रेंज में आप एक्यूमुलेट कीजिए, क्योंकि वो डिप आएगी नहीं आएगी, जो इंटेंसिटी से ब्रेकआउट आया हुआ है, तो वो बोलना डिफिकल्ट है। सो करंट लेवल से स्टार्ट कीजिए, बट 100% क्वांटिटी अभी नहीं होनी चाहिए। एक रेंज में 10 से 15 पॉइंट की रेंज में अगर वेदांता यहाँ से बाय किया जा सकता है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इमीडिएटली 325 से लेके 330, बट ओवरऑल ये स्टॉक डेफिनेटली 345 से लेके 350 के रेंज में जाने के लिए दमखम रखता है। ओके, सो ये फिलहाल आपके लिए राय। वेदांत, थोड़ा सा टाइम दे, डिप पर खरीदेंगे तो ज्यादा बेहतर। लेकिन एक स्टॉक जिसने डिप्स देखे हैं और फिर इसकी चाल सुधरी है वो है पीवीआर। और पीवीआर ही नहीं, आइनॉक्स, दोनों ही स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। पिछले 7 दिनों में आप देखिएगा पीवीआर में 2 ट्रेडिंग सेशंस में खरीदारी वापस लौटती हुई दिखाई दे रही थी। जो बड़ा बार बना है लाल वाला, मेरे ख्याल में पिछले हफ्ते का बार है, फ्राइडे का, जहां पर लोगों को डर था कि क्या ब्रह्मास्त्र भी फेल हो जाएगी, लेकिन वहां से कुछ और आंकड़े निकल कर आए। आइनॉक्स में भी ठीक वही देखा गया, लेकिन आइनॉक्स की चाल ज्यादा बेहतर होती हुई। और नया ट्रिगर ये है, मूवी चले ना चले, लेकिन बड़ा ट्रिगर ये है कि सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन की मंजूरी दोनों कंपनियों के विलय को लेकर जल्द ही मिलती हुई दिखाई देगी। आपको याद होगा ये मामला सीसीआई में एक रिपोर्ट किसी ने फाइल की थी कि ये पूरी तरह से कंपटीशन को भंग कर देगा, एक तरफा बिजनेस हो जाएगा। सीसीआई ने उसको एंटरटेन नहीं किया। एलारा सिक्योरिटीज के करण तौरानी इस सेक्टर को काफी क्लोजली वॉच करते हैं। करण, सीसीआई में जो वो पूरी कंप्लेंट खारिज हुई है उसके क्या मायने हैं? कितनी जल्दी, कितना फास्ट ट्रैक हो सकता है अब ये विलय? मेरे हिसाब से ये बहुत ही गुड न्यूज है कि सीसीआई के यहाँ से अब कोहेड आ चुका है और क्लियरेंस आने से मेरे हिसाब से अगला प्रोसेस इसका ये रहेगा कि आई थिंक शेयर होल्डर अप्रूवल दिया जाएगा। एक मीटिंग रख के अराउंड अक्टूबर की बात चल रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से, और अगर वो हो जाता है तो मेरे हिसाब से जो एनसीएलटी का एप्लीकेशन है वो फाइल करना पड़ेगा इनको। और एनसीएलटी का जो प्रोसेस है वो यूजुअली 3 से 4 महीने तकरीबन तक का होता है। तो मेरे हिसाब से एंड ऑफ FY23 तक ये जो मर्जर प्रोसेस है ये पूरी तरह से हो जाना चाहिए। ओके, तो अगर आप देखिए 3-4 महीने में प्रोसेस पूरा हो जाएगा। लेकिन करण, आई मीन पिछले 3 दिन में जो थोड़ा सा फॉर्चून बदले हैं इस स्पेस के, स्पेशली फॉर पीवीआर, आइनॉक्स, वो है ब्रह्मास्त्र। मैं थोड़ा सा इस पर बात करना चाहूँगा। अब तक के नंबर्स कैसे लग रहे हैं? आई मीन क्या वो जो पिछले 2 महीने कश्मीर फाइल्स के बाद बहुत ख़राब गए, 2-3 महीने, वो थोड़ा चेंज हुआ है इस आई थिंक ब्रह्मास्त्र के बाद? और एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, मैं खुद लास्ट टाइम जब करण गया ना, आई मीन मल्टीप्लेक्सेस में, तो प्राइस सब्सटेंशियली डाउन दिखा मुझे। क्या ये वाकई हुआ है क्या? तो पहली बात तो अगर हम ब्रह्मास्त्र की बात करें तो ये एक मस्ट नीडेड रिलीफ है कि ब्रह्मास्त्र जैसी पिक्चर चल पड़ी है। इसका एक बहुत ही बड़ा अच्छा पॉजिटिव ये है क्योंकि ये पहली पिक्चर है जहाँ पे हिंदी जो सिनेमा प्रोड्यूसर है उन्होंने बहुत सारा VFX डाला है ये मूवी में। VFX जैसी टेक्नोलॉजी जो है वो मेजरली सिर्फ हॉलीवुड मूवीज में आती है, तो हिंदी मूवी में बहुत सारा VFX डाला है, इसमें बहुत सारा खर्चा किया है और उसके हिसाब से आई थिंक पब्लिक का जो एक्सेप्टेंस है वो एक बहुत ही बड़ी अच्छी चीज़ है बिकॉज ये बहुत इनोवेटिव चीज़ थी, ये कभी पहले एक्सपेरिमेंट नहीं की गई थी। तो आई थिंक गोइंग अहेड ऐसी टाइप की पिक्चरें सिनेमा घरों में बहुत ज़्यादा अच्छी चलेंगी। अगर हम नंबर्स की बात करें तो मेरे हिसाब से कुछ 120-130 करोड़ का नेट बॉक्स ऑफिस ये मूवी ने अभी तक खरीद लिया है और मेरे हिसाब से आई थिंक ये 200-225 नेट बॉक्स ऑफिस की ओर दिखती हुई जा रही है। और अगर ये नंबर्स आते हैं तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा रिस्पाइट रहेगा ऑक्यूपेंसी नंबर्स के लिए, क्योंकि जो जुलाई और अगस्त के मंथ थे वो एग्जिबिटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब थे। ऑक्यूपेंसी 18 या 19% ही थी बिकॉज
वहां पे कोई भी बड़ी पिक्चर चली नहीं। हमने देखे बहुत सारी मूवीज आई थी, लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन और भी दूसरी मीडियम बजट की मूवी थी जो बहुत ही फ्लॉप्स हो गई थी। तो मेरे हिसाब से सितंबर मंथ में एक बहुत रिवाइवल दिखेगा बिकॉज ऑफ ब्रह्मास्त्र, अगर हम बात करें। दूसरी चीजें मेरे हिसाब से आई थिंक प्राइसेस तो डाउन कुछ हुई नहीं है कोई भी सिटी में, कोई भी मार्केट में। इनफैक्ट ब्रह्मास्त्र की अगर हम बात करें अलोन की, तो मेरे हिसाब से 25 से 30% प्राइसेस हाई है। जनरल टिकट प्राइसेस की अगर 200 से ₹225 तक होती है पैन इंडिया, अगर हम बात करें टिकट प्राइसेस की। ब्रह्मास्त्र के लिए ये प्राइस एवरेज कुछ 280 से ₹300 तक की हो गई है। इनफैक्ट टिकट प्राइसेस ऊपर जा रही हैं बिकॉज जो भी VFX और जो भी ये हाई स्केल टाइप ऑफ कंटेंट, 3D कंटेंट है, वहां पे ऑडियंस पेमेंट करने के लिए पीछे नहीं हटता। उसको मतलब अगर अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है तो वो पैसे उतने देता है। ये पूरा खेल है मल्टीप्लेक्सेस में। लेकिन सवाल ये है कि जितना कड़वा एक्सपीरियंस फिल्मों ने दिया है, स्टॉक के निवेशकों का एक्सपीरियंस क्या बेहतर होगा या नहीं? कारण 20% तक का करेक्शन PVR आइनॉक्स में इस ड्राई स्पेल के बीच, इन लेवल्स पर क्या खरीदारी करने की हिम्मत कोई करे? क्या कुछ ऐसा बड़ा फिल्मों में निकल कर आ सकता है जो इन कंपनियों के फॉर्चून्स बदले? क्योंकि हम देखते हैं बड़े ब्रांडिंग में निवेश होगा, ओवरऑल रीहॉल होता हुआ दिखाई देगा या जब दोनों एंटिटीज मिलेंगी, लेकिन क्या निवेशकों के हाथ में भी वो फायदा देखने को मिलेगा? वो रौनक लौटेगी या नहीं शेयरों में? और आपकी कॉल क्या है इस समय? तो मेरे हिसाब से आई थिंक वो रौनक लौटती दिखाई देगी जरूर इन दोनों कंपनियों में। अब ये पूरा NCLT पे डिपेंड करता है कि कब अप्रूवल आता है, उसके टाइमलाइंस क्या है। बट मेरे हिसाब से NCLT से बड़ा रिस्क CCI था जो ऑलरेडी अब इन्होंने ओवरलुक कर लिया है। तो मेरे हिसाब से अगर ये चीजें अगर होती है और मर्जर इन लाइन होता है 3 से 4 महीनों के बाद, तो सिनर्जी अपॉर्चुनिटी इसमें बहुत ही ज्यादा बनती है। शेयर प्राइस तो डेफिनेटली 20% गिर गई थी बिकॉज कंटेंट बहुत खराब था। जुलाई और अगस्त में ऑक्यूपेंसी लेवल्स बहुत कम थे। किसी ने सोचा ही था कि ब्रह्मास्त्र इतनी बड़ी सुपर हिट हो जाएगी, तो उसको डर को लेके आई थिंक 20% शेयर प्राइस डाउन था। बट अगर हम देखें लास्ट 2 सेशंस में शेयर प्राइस में भी रिस्पाइट आया है। एक तो ये ब्रह्मास्त्र का अपडेट है और दूसरा ये जो मर्जर की वजह से भी आई थिंक शेयर प्राइसेस ऊपर जाती दिखती है। तो आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस पे अभी भी यहाँ पे अपसाइड है। क्योंकि अगर हम सिनर्जीज की बात करें तो 2 सिनर्जीज बहुत ही ज्यादा फेवरेबल लगती है इन दोनों मल्टीप्लेक्सेस के लिए। एक तो ये है कि इनका जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है उसमें बहुत ही बड़ा गैप है। आइनॉक्स की जो एड रेवेन्यूज है पर स्क्रीन बेसिस पे वो 30% कम है PVR के अगेंस्ट। तो अगर ये 2 कंपनी साथ में आ जाती है तो इस पे ऑन पार रेवेन्यू बन सकता है। इनफैक्ट ये जो दोनों कंपनीज अगर साथ में आएगी तो 1500 स्क्रीन का नेटवर्क अगर हम देखेंगे तो उसमें एड रेवेन्यू आगे चल के बढ़ भी सकता है। दूसरी चीज सिनर्जी बहुत बड़ी ये है कि कन्वीनियंस फी की सिनर्जी है। उसमें भी अगर हम बात करें तो पर स्क्रीन बेसिस जो कन्वीनियंस फी मिलता है इनको टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स पे, वहां भी आइनॉक्स 30 से 40% कम है PVR के अगेंस्ट। इसके आगे अलावा आई थिंक आगे चल के सिनर्जीज जो बैठ सकती है वो है थोड़ी कॉस्ट कटिंग हो सकती है कॉर्पोरेट सैलरीज में। तो एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ा कम होते दिखता है और 3 से 4 साल बाद रेंटल्स पे भी इनको अच्छा बार्गेनिंग पावर मिलेगा लैंडलॉर्ड्स के साथ। तो मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं जो ये दोनों कंपनी में चेंज हो सकती है। और अगर हम हमारी कॉल की बात करें तो हमारा आज भी ये दोनों स्टॉक पे बाय रेटिंग है। PVR पे हमारा टारगेट प्राइस है 2600 और आइनॉक्स पे हमारा टारगेट प्राइस है 720 रुपए। 120 आइनॉक्स पर और 2600, तो अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है कि यहाँ पर रौनक लौटेगी। सिनेमा घरों में भीड़ होगी, तमाशा होगा और खूब मजे भी आएंगे। हाल फिलहाल की फिल्मों ने वो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया है, किसी भी कैटेगरी या क्राइटेरिया को मीट नहीं किया है। बहुत बहुत शुक्रिया करण, हमारे लिए समय निकालने के लिए और राय देने के लिए। इन कंपनियों पर आज हल्की सी बढ़त अब इस समय PVR में देखने को मिली थी। सुबह में ज्यादा एक्शन था, अब थोड़ा सा शांत हुआ है काउंटर। 1-2 ट्रेड्स लेते हैं, फिर हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प ट्वीट की जो आज राहुल शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए लोगों के सामने रखा कि गिरते बाजार में ऐसे स्टॉक्स पकड़िए जो ज्यादा टूट नहीं रहे हैं। उस पर आएंगे, लेकिन कुछ शेयर जो दरअसल इस घंटे अपनी चाल को मजबूत कर रहे हैं। DLF एक बार फटाफट लेकर आइएगा। हम सीमेंट की इतनी बात कर रहे थे, रियल्टी पर नजर नहीं गई। DLF में एक शार्प मूव आ रहा है, -409 का लेवल। बताइए, ये रिकवरी जोन में पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया, सुबह की गिरावट से रिकवर होता हुआ शेयर। देखिए यहाँ पर तो ट्रेंड पहले भी पॉजिटिव बना हुआ है। 2 दिन पहले भी मैंने इस पे एक बाय रिकमेंडेशन दिया था। कल हमने एक प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी हाई लेवल पे देखी। आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी
लोअर लेवल पे प्राइस में एक बढ़त देखने को मिल रही है। मेरा समझना है कि स्टॉक जो 413-14 का रेजिस्टेंस बना लिया है उसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाएगा। करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 402 के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी चाहिए 425 के टारगेट के लिए। तक के टारगेट के लिए मौका है, तेजी कीजिए डीएलएफ में। अच्छा, अंबुजा सीमेंट की हम बात करें थे। अंबुजा सीमेंट इस समय 515 के लेवल्स पर जा खड़ा हुआ है। यहां पर 5.5% की तेजी देखने को मिल रही है। बहुत ही तगड़ा मूव इस स्टॉक में आता हुआ। इसके पीछे पीछे एसीसी भी 5% की तेजी पर इस समय 2702 के स्तरों पर खड़ा है। तो खबर और उसका असर आप स्क्रीन पर साफ देख रहे हैं। राहुल शर्मा जी, आपने दोपहर सुबह में बहुत ही दिलचस्प ट्वीट रखा सामने कि गिरते बाजार में ऐसे स्टॉक्स को चेस करें जो टूट नहीं रहे हैं, और आज वही हुआ। गिरते बाजार में बैंक्स चले, आज गिरते बाजार में बहुत सारे स्टॉक्स चले हैं। ग्लोबल गिरावट पर ज्यादा आज हम पर नहीं आई। तो इस समय स्टॉक पिकिंग के लिहाज से बताइए, सुबह सवेरे का वो कौन सा स्टॉक सबसे पहले आपने पिक किया था जिसमें अच्छी कमाई हुई है और शायद लोग अभी भी पोजीशन खड़ी कर सकते हैं? जी आशा जी, देखिए टेक्निकल्स में इसे रिलेटिव स्ट्रेंथ कहा जाता है कि जब बाजार कोई बड़े गैप डाउन दे या फिर अगेंस्ट ग्लोबल क्यूज अचानक कोई यू टर्न आए तो उन स्टॉक्स पे नजर रखिए जो कम गिरते हैं। तो जब बाउंस बैक आता है, जब मार्केट रिवर्सल देता है तो हमें उनमें अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो हमने एक लिस्ट बनाई थी जो टॉप 10 स्टॉक्स है सितंबर सीरीज के हिसाब से, जहां पर हमें लगता है एक्सपायरी तक, और इनफैक्ट एक्सपायरी तक नहीं, 1 महीने के टाइम फ्रेम से हमें लगता है कि अच्छी पार्टिसिपेशन ऊपर में देखने को मिल सकती है। वो स्टॉक्स की लिस्ट हमने आज सुबह ट्विटर हैंडल पर शेयर की थी। उनमें से मैं चुनिंदा नाम यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा जिसका सेटअप अभी भी बहुत अच्छा है। उनमें से एक है बजाज फाइनेंस। देखिए, पहला स्टॉक है हमारे लिस्ट में से बजाज फाइनेंस। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिया और आज स्टॉक ने 10 दिन का मूविंग एवरेज नीचे में टेस्ट किया और यहाँ पर मुझे लगता है स्टॉक तैयार है 8,000 रुपए तक की तेजी दिखाने के लिए। 7,700 का एक इमीडिएट टारगेट रहेगा, पर मुझे लगता है जो हिसाब से ये सेटअप है, लगातार स्टॉक तकरीबन 6 हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा था। इस हफ्ते में स्टॉक ने फॉलो अप ब्रेकआउट दिया है। मुझे लगता है कि 8,000 तक के लेवल्स आपको बजाज फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें अगर आपको लेना है तो स्टॉप लॉस क्या लगाए? देखिए, स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ पर डीप रहेगा। आपको लगाना है 7,300 का स्टॉप लॉस, यानी 200 रुपए का रिस्क है नीचे में और ऊपर में 500 रुपए तक की जगह है। तो उनमें से एक स्टॉक है। दूसरा जो स्टॉक है जो हमें लगता है कि यहाँ पर से भी बाय करके चला जा सकता है वो है HDFC ट्विंस। देखिए, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, दोनों के दोनों स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इनफैक्ट निफ्टी 18,000 तक गया था, तब भी ये स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहे थे और अब इनमें बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। देखिए, HDFC बैंक में हमें लगता है कि 1600-1650 तक की जगह ओपन अप हुई है। HDFC लिमिटेड में हमें लगता है कि 10% की तेजी आपको यहाँ से भी देखने को मिल सकती है। तो दोनों स्टॉक्स में तकरीबन 5% के स्टॉप लॉस लगाए और मुझे लगता है 10 से 15% की अपसाइड आने वाले 1 महीने में आपको इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। तो पूरी की पूरी लिस्ट है। हो सकता है आप अगर चैनल पे दिखा सके तो दैट विल बी इजियर, बट हमें लगता है कि अभी भी काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं इंडेक्स में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। रिलेटिव स्ट्रेंथ आज सुबह बहुत अच्छी थी, यानी कि 300 पॉइंट गैप डाउन होने के बावजूद इन स्टॉक्स में कोई वीकनेस नहीं थी। और अभी मुझे लगता है कि जैसे निफ्टी 18,000 के ऊपर बंद हो रहा है, एक तरह से ब्लू स्काई टेरिटरी निफ्टी के अंदर आ गई है और इन स्टॉक्स के अंदर मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन तेजी देखने को मिल सकती है। हमारा टारगेट निफ्टी पे 18,500 का है। यहाँ से 18,500 का टारगेट कब तक है? ये दशहरे तक, दिवाली तक? देखिए वीरेंद्र जी, आपके चैनल पे हमने डिस्कस किया था। मुझे तो इनफैक्ट 6 महीनों में 21,000 का स्तर आता हुआ दिख रहा है निफ्टी में। बीच में छोटे छोटे पड़ाव आते रहेंगे। आई थिंक 18,500 इसी सीरीज में होने का दमखम है। सितंबर सीरीज में 18,500 का लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकता है। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर। आई मीन प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स, आई मीन जो कहते हैं ना, आई मीन समृद्धि का सूचकांक निफ्टी, इस पर आपके लगभग 21,000 के लक्ष्य और 18,500 की अगर आप देखें बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। गुड। अब आते हैं कुछ ट्रेड्स को और इनफैक्ट यहाँ पे एक काम करते हैं, जो हमारे खास सेगमेंट्स हैं उनके ट्रेड्स को कंप्लीट कर लेते हैं। मार्केट अगर आप देखें अब इस वक्त तो सुपर स्विंग मोड में है, लेकिन अब थोड़े से अगर आप देखें सेगमेंट्स पर फोकस करते हैं। आज का FNO सुपरस्टार और ये आएगा मानस जी के सौजन्य से। मानस, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप और इस वक्त आपको क्या इंप्रेस कर रहा है आज FNO का सुपरस्टार? देखिए, FNO के सुपरस्टार के लिए बैंकिंग क्षेत्र की तरफ ही देखेंगे क्योंकि वहां पर ही सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है। तो HDFC बैंक पे खरीदारी करेंगे। एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। हाई टॉप साइड बॉटम का ट्रेंड है।
स्टॉक अपने 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज जब ब्रेकआउट देखने को मिला तो वहां पर बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले। तो मेरा समझ है कि एचडीएफसी बैंक पे करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी है। 1518 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और 1580 के टारगेट सेट करने हैं। तो एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करिए, ऑप्शन में ट्रेड लीजिए। 1540 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 28 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर 18 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 50 रुपए के टारगेट सेट करिए। HDFC बैंक सबका चाहता है इस वक्त और काफ़ी आप देखें स्ट्रॉन्ग इंप्रेसिव मूव देता हुआ। मीनवाइल एक और स्टॉक लेके आइएगा, आई थिंक ब्रिटानिया। मेरे स्क्रीन पर याद रखिएगा आज निफ्टी FMCG इंडेक्स ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है 3757। यस इट्स डूइंग वेल, एक क्लियर कट ब्रेकआउट इस स्टॉक में। चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। चंदन, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। आज सुबह से लेकर दोपहर तक बेहद शानदार रही और इंडियन मार्केट्स ने बिल्कुल प्रूव किया कैसे वो, अगर आप देखें तो इस वक्त वर्ल्ड मार्केट से थोड़ा सा डिफरेंट है। और पिछले 3 महीने में जो बात हम कह रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूँ कि हमारा टेक्निकल सेटअप बिल्कुल डिफरेंट है ऑल टुगेदर। उस बात को आज इंडिसेस ने प्रूव किया। बताइए आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स और आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त का? बिल्कुल वीरू, देखिए बाजार में एक पॉजिटिव बायस है यहाँ पे और इनफैक्ट हर डिक्लाइन पे हम खरीदारी की सलाह यहाँ पे दे रहे हैं। 17,777 के अहम लेवल थे और आज गैप डाउन ओपनिंग के बावजूद भी उस लेवल ने बाजार को संभाला। पहले हमारे लेवल थे 17,777 एक हर्डल और वो निकलने के बाद उस लेवल से हमारा कहीं ना कहीं मानना है 18,200 इमीडिएट में और 18,500 18,800 तक के अपसाइड बनने चाहिए। बैंक निफ्टी है वहाँ पे न्यू हाई पहले बनेंगे कंपैरेटिवली और ऑलरेडी काफी बड़ा रनअप आज देखने को मिला है। तो 17,777 के लेवल से 18,500 18,800 तक के अपसाइड बनेंगे इमीडिएट बेसिस पे। मेरा मानना है 1-2 दिन में 18,200 तक के लेवल आपको बनने चाहिए। अब आप निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक आप देखोगे 40,250 40,280 एक मेजर लेवल है, 3 दिन पहले का लो और एक मेजर गैप एरिया है और 41,800 लगभग 30 का लाइफ टाइम आई है। वो लाइफ टाइम आई मेरे हिसाब से कल खुलते ही यहाँ पे बैंक निफ्टी में टूटता हुआ नजर आएगा और 42,500 के लिए बैंक निफ्टी जा रहा है। तो 40,250 अब एक मेजर सपोर्ट बन जाएगा ऊपर में 42,500 के मूवमेंट को ड्राइव करने के लिए। स्टॉक वाइज वीरू आप बात करें तो मोस्ट ऑफ द बैंकिंग काउंटर अच्छे लग रहे हैं, उसके अलावा सीमेंट काउंटर भी यहाँ पे काफी अच्छे लग रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे के सारे सीमेंट, हालांकि सब में 3 से 5% की रैली है बट अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम लग रहा है। इंडिया सीमेंट आप बात करें तो यहाँ पे लगभग 270 तक का मूव बनना चाहिए। अंबुजा सीमेंट भी काफी अच्छा लग रहा है, हालांकि स्टॉक्स में काफी बड़े स्विंग्स बने बट फिर भी इतनी मूवमेंट के बावजूद अंबुजा सीमेंट पे खरीदारी की सलाह देंगे। 503 का सपोर्ट रहेगा, 530 तक के अपसाइड आपको अंबुजा सीमेंट में बनते हुए मिलेंगे। जी हाँ, अंबुजा सीमेंट्स पूरा का पूरा अगर आप देखें इस वक्त गांव जो है वो सीमेंट पे बुलिश है और हो भी क्यों ना। आई मीन मानसून खत्म, इतनी बड़ी एक्टिविटी, उसके बाद प्राइसेस स्ट्रांग होना, वाकई। इस बीच एक काम करते हैं, विषय को चेंज करते हैं और हमारा जो खास सेगमेंट होता है जिसमें हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार इस सेक्टर में, स्पेस में हो क्या रहा है और आशीष की जुबान में बोले हैं तो क्या चल गया है ना। और लक्ष्मण जी इस संदर्भ में आज हमारे से जुड़े हैं और लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं। आखिरकार इस स्पेस में हो क्या रहा है, क्या है वो, अगर आप देखें ट्रिगर्स जो स्पेस को चेस कर रहे हैं और आने वाले दिन में आपकी इस स्पेस पे नज़र क्यों होनी चाहिए। बताइए लक्ष्मण जी, क्या है ट्रिगर्स लॉजिस्टिक्स में इस वक्त? देखिए, दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह है, वो है लॉजिस्टिक पॉलिसी। और इस लॉजिस्टिक पॉलिसी को 17 तारीख को प्रधानमंत्री ऐलान करने वाले हैं। अब आपको बता दूं कि ये जो 17 तारीख को जब ऐलान होगा तो जब ऐलान को आप सुनेंगे तो आपको शायद ऐसा लगे कि इससे ज़्यादा पोटेंशियल वाला सेक्टर कोई है ही नहीं। रोजगार के लिहाज से कहें, निवेश के लिहाज से कहें, इससे ज़्यादा पोटेंशियल शायद ना हो। इतने बड़े पैमाने पर ऐलान होने वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी पूरी पॉलिसी के मसौदे को मैंने पढ़ा है और उसको समझा है। इस पॉलिसी के तहत प्रधानमंत्री 4 बातों पर खास फोकस कर सकते हैं। पहला तो ये कि प्रधानमंत्री आपको एक आईडीएस का ऐलान कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। इसमें क्या होगा कि लॉजिस्टिक्स से जुड़े अलग अलग 7 डिपार्टमेंट में 30 वर्टिकल हैं, उन सबको इंटीग्रेट किया जाएगा। उसके बाद आपको यूलिप का ऐलान हो सकता है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। इस यूनिप के जरिए लॉजिस्टिक के हर मोड को आप एक प्लेटफॉर्म पर सिंगल विंडो पर देख सकते हैं। तीसरा ई लॉग, ईज ऑफ डूइंग
बिजनेस लॉजिस्टिक सेक्टर में कैसे किया जाए, इसकी रणनीति आप देखेंगे इस पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप, लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही होगी तो उस प्रोजेक्ट की दिक्कत को तुरंत दूर करने के लिए ग्रुप काम करेगा। तो ये 4 प्रमुख कंपोनेंट के साथ लॉजिस्टिक पॉलिसी का ऐलान होने वाला है और कोशिश ये है कि इसमें स्किलिंग पर काफी ज्यादा फोकस किया जाए, रोजगार के ज्यादा मौके पैदा किया जाए और लॉजिस्टिक का लागत कम किया जाए और पूरे भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के बराबर लाया जाए। अगले 5 साल के लक्ष्य के साथ इस पॉलिसी का ऐलान 17 तारीख को प्रधानमंत्री करने वाले हैं। 17 तारीख को दरअसल ऐलान होगा इस पॉलिसी का और इंटरनेशनल लेवल तक जिस तरह से लॉजिस्टिक कंपनियां काम करती हैं उसी तरह का दर्जा भारतीय कंपनियों को भी मिलना चाहिए। क्या अतिरिक्त निवेश की भी बात निकल कर आ सकती है सेक्टर में हब्स बनाने के लिए, क्योंकि वो हब्स की चर्चा, लॉजिस्टिक्स हब्स की चर्चा आपको याद होगा लक्ष्मण कई दफा हुई है। क्या यहाँ पर वो क्या और जोर पकड़ सकती है बातचीत? देखिए, दरअसल ये जो लॉजिस्टिक हब है इसको आप पीएम गति शक्ति के हिसाब से देखें तो दरअसल अभी पीएम गति शक्ति जो है लॉजिस्टिक की कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिसी है, सप्लीमेंट्री पॉलिसी है, तो उसके तहत जगह जगह हब बनाए जा रहे हैं और इस लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत भी सरकार की कोशिश होगी कि देश में अलग अलग हिस्से पे लॉजिस्टिक हब बनाया जाए, बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक में निवेश किया जाए और लॉजिस्टिक में काफी हद तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर काफी ज्यादा इन्वॉल्व है, तो इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए इसकी कोशिश होगी। एक अगर समय तो छोटा सा एग्जाम्पल देके बताऊं ये लॉजिस्टिक पॉलिसी कितना महत्वपूर्ण होगी। मिसाल के तौर पर आपने कोई सामान मंगाया विदेश से, कार्गो से मंगाया, अब कार्गो से कस्टम में कब जाएगा, कस्टम से क्लियरेंस कब मिलेगा, क्लियरेंस मिल गया तो आप ट्रक से सामान स्टेशन कैसे लाएंगे, स्टेशन से आपके घर कैसे जाएगा, आपको अलग अलग मौके पे अलग अलग चिंता करनी पड़ती है। इस पॉलिसी के बाद आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ दिखेगा। कार्गो से आपको कस्टम में गया, कस्टम एक समय सीमा से ज्यादा सामान को रोक नहीं सकता, कस्टम से क्लियर हुआ आपको दिखेगा यहाँ पे ट्रक खड़ा है, आप यहाँ से सामान भेज सकते हैं, ट्रक लेके गया ट्रेन में यहाँ जगह, यहाँ से सामान आप भेज सकते हैं। इस तरह का इंटीग्रेशन इस पूरी पॉलिसी के तहत किया जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े पैमाने पर दरअसल इन्वेस्टमेंट और ऑफ कोर्स अलग अलग चीज़ों को समेटने की कोशिश ताकि सेक्टर को बढ़ावा मिले, स्किलिंग बढ़े, रोजगार बढ़े और ऑफ कोर्स फास्ट ट्रैक भी किया जाए वो पूरा शिपमेंट एक जगह से दूसरी जगह। लॉजिस्टिक कंपनियों में आप कह सकते हैं आज बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है, गति। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, आपके स्नोमैन लॉजिस्टिक्स 10, 11, 12% की तेजी दिखाते हुए। लॉजिस्टिक सेक्टर वैसे भी लाइमलाइट में आता है जब हम त्योहारों की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि ये ई कॉमर्स के शिपमेंट्स बढ़ने लगते हैं, नॉर्मल डिलीवरीज, डिमांड रिटेल सेक्टर की बढ़ने लगती है तो उस लिहाज से भी इस्तेमाल होती है इनकी सर्विसेज। गौरांग, आप इस सेक्टर पर क्या राय रखते हैं? अगर 1-2 कंपनियां हैं जहां पर अभी भी निवेश का मौका है तो बताइए। मेरे ख्याल से लक्ष्मण रॉय जी ने जो खबर अभी दी है वो जो नीतियां सरकार लेकर के आएगी 17 तारीख को एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगी लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए और कहीं ना कहीं हर्षदा ये आपकी जो विकास दर है इसमें भी एक बहुत बड़ा योगदान दे सकती है क्योंकि आखिरकार जब कोई भी कुछ भी चीज़ों का गुड्स का आवागमन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उससे जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार होता है और कोविड के बाद मेरे ख्याल से ये न्यू नॉर्मल के तहत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की जिस तरीके से सेवाएं लोग ले रहे हैं और इसके कारण जो लॉजिस्टिक सेक्टर को एक बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। मैं मानता हूं कि यहाँ पर बुनियादी तर्क के आधार पर अगर आप मुझे पूछ रहे हैं तो एक तो है ब्लू डार्ट, दूसरी है कॉन्कोर कंटेनर कॉर्पोरेशन और तीसरी कंपनी है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये 3 कंपनियां हमारी खरीदारी की सूची में हैं और मेरा मानना है कि अगर वाकई में 17 सितंबर को नीति स्पष्ट रूप से आ जाती है और जमीनी स्तर पर लागू हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए। जरूर होगा। कुछ स्टॉक्स का जिक्र यहाँ पर गौरांग कर रहे हैं। गाबा साहब, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स देखिए, स्नोमैन देखिए, क्या मौका है? 14% का इजाफा, 14% ऊपर स्नोमैन, 8-9% की तेजी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स और जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है उसकी मैं जिक्र कर रही हूं। इन 2 स्टॉक्स में बताइए क्या लेंगे आप? महिंद्रा लॉजिस्टिक का चार्ट लगता है कि रिवर्सल पैटर्न है जहां से ब्रेकआउट मिला है करीब 500 के आसपास, अब ट्रेड कर रहा है 531। महिंद्रा लॉजिस्टिक को देखना चाहिए स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, तो मुझे लगता है 600 प्लस जोन्स पर जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। इसमें अगर डिप्स मिलती है
तो भी खरीदारी का मौका रहेगा। रही बात स्नोमैन लॉजिस्टिक की, तो स्नोमैन लॉजिस्टिक में ऑफकोर्स मोमेंटम है, ये एक ट्रेडिंग बेट बन सकता है। 41 का स्टॉप लगा रहा है और ऑन द अपसाइड करीब 50 के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। इसका जो चार्ट है उससे लगता है कि 50 में थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन यस 50 पॉसिबल है स्नोमैन लॉजिस्टिक में। चलिए, लॉजिस्टिक्स स्पेस पे आपने डेडिकेटेड डिस्कशन सुना, लक्ष्मण जी की खबर सुनी, उसके बाद टेक्निकल फंडामेंटल व्यू सुना। मैं इस बीच आपकी स्क्रीन पे 2 स्टॉक्स रखना चाहूँगा और दोनों ही स्टॉक्स ब्रेकआउट के वर्ज पे हैं। प्लीज़ डायरेक्टर साहब पहले लेके आइएगा, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स क्या कर रहा है। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स अपने करियर के हाई पर है और इट्स 44,341, सुपर स्विंग एट ऑल टाइम हाई। और याद रखिएगा, आज 20-day एक्सपोनेंशियल में जब ये ऊपर निकला है तो इसने एक नया मूव लिया है। मैं 2 स्टॉक्स की प्लेसमेंट देख रहा था। इनफैक्ट मैरिको का जिक्र ओआई एडिशंस के लिहाज से मैंने 12 बजे भी किया था। उस वक्त मैरिको था 531 पे, नाउ इट्स 535। और ब्रिटानिया, चंदन, ब्रिटानिया पे तो कई बार आपने, आई थिंक आपने या फिर राजेश सतपुत्र जी ने कॉल दी भी है। ब्रिटानिया 20 डेमा के ऊपर और कल की कैंडल को ओवरटेक करने की कोशिश करता हुआ 3755 पे, और 5 अगस्त से लेकर अब तक की पूरी रेंज बाइसेक्ट होती हुई ब्रिटानिया में। आपका चंदन व्यू क्या है? अगर ये 3760 का क्लस्टर निकलता है तो प्राइस प्रोजेक्शन आपका क्या होगा? क्या ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी या फिर एटलीस्ट 2 अगस्त का हाई रिविजिट कर सकते हैं हम? और मैरिको पर आपका टेक? बिल्कुल मेरी नजरें हैं वो सीमेंट से हट नहीं रही है। बिल्कुल ब्रिटानिया और मेरिको की बात करें तो मेरिको में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव प्राइस सेटअप बना है। यहाँ पे लोगों का बिल्टअप है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो एक मल्टीपल बैरियर जोन है लगभग 530-35 वो डिसाइसिवली पार हो रहा है। 3-4 दिन का जो कंसोलिडेशन है वो बुलिश एनगल्फिंग में टर्न हुआ है। वीकली चार्ट सेटअप काफी अच्छे है, तो बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव ट्रिगर बन रहा है। 527 के सपोर्ट से 550-552 तक के लेवल आपको मेरिको में बनने चाहिए। ब्रिटानिया की बात करें तो ब्रिटानिया में भी यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस सेटअप है और इस मार्केट में जिसको सेफ्टी चाहिए विथ लिमिटेड डाउनसाइड वो इन काउंटर में डेफिनेटली काम कर सकते हैं। तो 3710 जो आज का लो है वो एक मेजर सपोर्ट रहेगा। कहीं ना कहीं आपको 3880 से लेकर 3900 तक के लेवल ब्रिटानिया में बनने चाहिए। तो ब्रिटानिया में तेजी के लेवल्स आगे बनते हुए दिखाई देंगे। कल भी हमने देखा था आगे से बाजार में ब्रिटानिया में थोड़ा सा एक्शन लौट रहा था। चलिए, 4 का चौका के 2 और कड़ियां आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक है चार्ट का चमत्कार और दूसरा है मिड कैप फंडा ट्रेड। तो पहले चार्ट का चमत्कार और जोड़ते हैं फिर से समित को। समित बताइए क्या है वो ट्रेड? देखिए हर्षदा, मेटल में अच्छा खासा एक ट्रैक्शन दिख रहा है जिसमें टाटा स्टील की अगर बात करें लास्ट 15 दिनों से ये स्टॉक कंसोलिडेट होता है एक नैरो रेंज में, और आज उसने इसके 15 दिन का एक कंसोलिडेशन से एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। 109 के आसपास एक रेजिस्टेंस बन चुका था, वो सरपास किया हुआ है। तो यहाँ से हमें लगता है कि ये स्टॉक में एक रैली 116 तक एक्सटेंड हो सकती है। 107 के स्टॉप लॉस से ये बाय किया सकता है। और अगर ऑप्शन के जरिए भी देखे तो सभी इन द मनी कॉल ऑप्शन में हमें अनवाइंडिंग दिख रही है, शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। और जैसे हम 110 के इसमें भी देखे तो इसमें भी जो पोजीशंस है कम होते जा रहे हैं, तो पॉसिबल है आपको बहुत जल्दी 110 के कॉल ऑप्शन में भी एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग दिखे। तो उसके चलते ये स्टॉक में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन दिखाई दे सकता है। 112 का कॉल ऑप्शन जो 3.5 के आसपास ट्रेड हो रहा है वो भी आप बाय कर सकते हैं। 1.95 का स्टॉप लॉस होगा और 6 से 6.5 का ये ऑप्शन के लिए टारगेट रहेगा। 6.5 के ऑप्शन तक के टारगेट्स के लिए एक मौका। 112 का कॉल टाटा स्टील में लेकर चले। गौरांग, मिड कैप फंडा? तो हर्षदा, अभी जो नाम लिया हमने लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एक कंपनी है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मेरे ख्याल से 714 के आसपास मौजूदा स्तर चल रहा है और हमें लग रहा है कि ये स्टॉक काफी दमशम रखता है। जिस तरीके से इनके पास फ्लीट है, नेटवर्किंग है लॉजिस्टिक सेक्टर में, बहुत ही शानदार यहाँ पर आपको रिटर्न मिल सकता है। अगर आप मुझे लक्ष्य की बात करें तो मेरे ख्याल से 875 से लेकर के 880 के लक्ष्य बहुत ही आसानी से आपको दिखा देगा मध्यम से लंबी अवधि में। और अगर ये जो पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जो अभी लक्ष्मण जी भी जिक्र कर रहे थे, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा योगदान दे सकती है आने वाले समय। हालांकि पॉलिसी आई नहीं है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। ऑपरेशन के साथ रहें, यहाँ पर तगड़ी रिटर्न्स आज देखने को मिल रहे हैं, आगे और तेजी जारी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिलीप भट्ट साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी पूछते हैं कि इस मार्केट की चाल को वो कैसे पढ़ रहे हैं। दिलीप, सुबह में तमाम ग्लोबल मार्केट का अपडेट पढ़कर रोंगटे खड़े हो गए थे कि भारत को कितनी गिरावट झेलनी पड़ेगी, लेकिन लकीली बहुत ही बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है। अब ये भारत के प्रति तेजी का कन्विक्शन कहें या फिर डीकपल होना कहें,
कैसे पढ़ा आपने इस रिकवरी को? इसमें कोई दो राह नहीं है कि सॉरी जस्ट 1 सेकंड, इसमें कोई दो राह नहीं है कि ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर खास करके इंडिया में एक बहुत बुलिश मोमेंटम की तरफ बढ़ रहा है। और ये डीकपलिंग कहो कि आप जो कुछ भी कहो, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि FIIs have returned back in a very big way। और इसी को ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि शायद मार्केट एक तरफ है, इकोनॉमी और हेडविंड चैलेंजेस दूसरी तरफ है। सो इन स्पाइट एंड डिस्पाइट हेडविंड चैलेंजेस ग्लोबली, डोमेस्टिकली, हमारी मार्केट यहाँ पर एक अच्छे स्वीट स्पॉट में है और जहां पर उसको FI का सॉलिड टेलविंड सपोर्ट मिल रहा है। और शायद ये कुछ समय तक तो शायद ऐसा लग रहा है कि इट विल कंटिन्यू एंड देयर इज नो रीजन टू बी बेरिश। डाउनसाइड बहुत लिमिटेड दिखाई दे रहा है यहाँ से, लेकिन अपसाइड में लग रहा है कि शायद इट मे मेक अ न्यू हाई एंड देन पॉसिबली कंसोलिडेट ऑन द साइडवेज। सर, लास्ट टाइम जब आपसे हमारा इंटरेक्शन हुआ था ना, तो आपने बैंक्स पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जाहिर किया था सर, दिलीप सर। और आप यकीन मानिए ये बाजार का लीडिंग इंडिकेटर, प्राइस परफॉर्मर और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होल्ड रखने वाला स्पेस बन चुका है। आज भी लीड करता हुआ इस पूरे रिवर्सल को लीड किया है बैंक निफ्टी ने। अभी भी सर बैंक निफ्टी में आपको या फिर बैंक्स में रिस्क रिवॉर्ड के मद्देनज़र क्या चीज़ करने के लिए अच्छा लग रहा है? प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, PSU बैंकिंग बास्केट में HDFC चला है, बट स्टिल अगर आप देखें ICICI बैंक और HDFC बैंक की प्राइस परफॉर्मेंस में एक डिफरेंशियल है। एक ऑल टाइम हाई अपना अगर आप देखें क्रिएट कर चुका है और अभी भी एक को अपना प्रीवियस हाई को बाइसेक्ट करना है। आपका व्यू, क्या चीज़ करना चाहिए बैंक्स में? देखिए, जरा एक मैक्रो व्यू ले ले बैंक में कि हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी इज नाउ रिकवरिंग एंड इट इज ग्रोइंग। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बैंक्स के एवरी क्वार्टर में जो NPS थे, जो उन्होंने प्रोवाइड किए थे, जिस तरह से रिकवरी हो रहा है, वो भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस दे रहा है कि ओवरऑल ग्रोथ इन द इकोनॉमी विल कंटिन्यू। हालांकि इकोनॉमी ऑल्सो कंटिन्यूज टू बी अ लिटिल मोर चैलेंजिंग फॉर अ लॉट ऑफ सेक्टर्स एंड पर्टिकुलरली फॉर MSMEs एंड SMEs। लेकिन ये सबको ध्यान में रखते हुए भी लग रहा है कि ओवरऑल ये NPS का चक्कर एक पीछे है। तो उसको ओवरऑल ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि शायद बैंकिंग सेक्टर विल कंटिन्यू टू डू वेल एंड इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन द बैंकिंग सेक्टर, द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। और अगर उसमें भी हम देखें कि मुझे लगता है शायद ये PSUs में एक अच्छा स्कोप बन रहा है, वेदर इट इज SBI, वेदर इट इज BOB, वेदर इट इज कैनरा बैंक। बट खास करके जरा फ्रंट लाइंस में रहना चाहिए। PSU बैंक्स में बहुत अच्छा ये तीनों बैंक्स ठीक लग रहे हैं। और जहां तक प्राइवेट बैंक का सवाल है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि उसको भी चेस करना ही चाहिए। हम तो कहेंगे कि समथिंग लाइक बजाज फाइनेंस विच इज अ क्वाजी बैंक और मे बी एन NBFC, उसको देखना चाहिए। ICICI बैंक में कोई दो राह नहीं है। और जहां तक आपने कहा कि HDFC और ICICI को देखे, इसमें एक ही ध्यान में रखना चाहिए कि देयर हैज बीन अ चेंज इन द लीडरशिप इन HDFC। और हमने ये जरूर मार्क किया है कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन लीडरशिप इन एनी ऑफ द कंपनीज, और खास करके HDFC बैंक जहां के आदित्य पुरी जी वाज अमंग द टॉप परफॉर्मर इन द लास्ट 20 इयर्स, तो ये बहुत स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है कि ये बैंक अब न्यू लीडरशिप में एक रीएडजस्ट कर रही है कैसे आगे बढ़ने का। तो इसका यही एक हम आंसर देख रहे हैं कि दोनों बैंक में क्यों प्राइस परफॉर्मेंस में इतना फर्क आ रहा है। लेकिन श्योरली आई थिंक ICICI बैंक, एक्सिस बैंक looks pretty good, pretty interesting from the current levels, and as a frontline banks one should buy that. बैंक जैसे स्टॉक्स में मौका खरीदारी का, एक तरफ बैंकों में तेजी तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी कंपनियों की कुटाई रादर। ये जो नैस्डैक के साथ कनेक्शन जोड़कर जब भी कमजोरी आती है इन IT कंपनियों को जो शॉर्ट करना है, ये जो कॉल कई सारे लोग ले लेते हैं, उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि अब सिर्फ वैल्यूएशन के तौर पर देखें और प्राइस मूव्स देखें तो इन्फोसिस लगभग अपने 52 हफ्तों के हाई से 24% नीचे है।
TCS 22% नीचे, टेक महिंद्रा तो 40% नीचे ट्रेड करता हुआ, यानी कि काफी हल्के और काफी सस्ते लेवल्स पर ये स्टॉक्स मिल रहे हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका में रिसेशन का डर इनके बिजनेसेस को पूरी तरह से दबाव में डालेगा अगली 2-3 तिमाहियों में? हमारे हिसाब से जिस तरह से आपने बताया कि अपने हाई से तो काफी नीचे है, और ये जो हाई से जो नीचे है वो यही सब फियर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी इट इज देयर इन द प्राइस, वेदर द कट इन आईटी एक्सपेंडिचर जो यूएस में होने की बात है उसमें हो जाएंगे तो इसमें इंपैक्ट आएगा। और खास करके यूएस बैंक्स विच इज अ BFSI सेक्टर फॉर आईटी, उसमें भी कट होने वाला है स्पेंडिंग, तो जिसमें इंपैक्ट। बट मेरे हिसाब से तो ये सब काफी ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुका है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जिस तरह से रुपी ने जो डिप्रिशिएट, जिस रुपी हो चुका है, मेरे को लगता है इट विल प्रोवाइड अ सॉलिड टेलविंड इन टेकिंग केयर ऑफ अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस और लॉट ऑफ रीएडजस्टमेंट दैट द इंडियन आईटी कंपनीज हैव टू डू। तो यहां से लग रहा है कि आईटी कंपनीज को जरूर देखना चाहिए ऑन अ रिस्क रिटर्न बेसिस। रिस्क इज लिमिटेड लेकिन रिटर्न्स कुड बी वेरी गुड, एंड आई थिंक सिमिलरली इवन द फार्मा सेक्टर इज आल्सो ड्यू फॉर अ वेरी गुड राइज इन द कमिंग मंथ्स, बिकॉज रिस्क रिटर्न में वो भी काफी अच्छी तरह से नीचे आ चुका है, काफी फ्रंटलाइन स्टॉक्स। और यहाँ से डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, लेकिन अगर आप 18 to 24 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखें तो अपसाइड काफी अच्छा मिल सकता है ये दोनों सेक्टर में। जी अच्छा सर, CY22 की जब शुरुआत हुई थी और बजट स्पीच हमने सुना, उस वक्त जो गवर्नमेंट कैपेक्स प्रोग्राम था, प्लस उसके साथ साथ जिस तरीके से अगर आप देखें प्राइवेट कैपेक्स के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, उसने इस पूरे स्पेस को काफ़ी बजिंग बना के रखा। लुक एट कैपिटल गुड्स एट ऑल टाइम हाई। अब देखिए L&T की, सिमेंस की, ABB की और केमिन्स की बात तो सभी करते हैं। सर मिड कैप में कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, या फिर जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ एस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, 30-35 रुपए का वो स्टॉक आज 350 रुपए की रेंज में है। ऐसी कोई फाइंडिंग हाल फिलहाल में कुछ छोटी कंपनियों में मिड कैप में? रियली स्पीकिंग नो, कि ऐसा कोई एकदम ध्यान में नहीं आ रहा है कि जहां पर जो से स्ट्रांगली रिकमेंड करे इस पर्टिकुलर स्पेस में। लेकिन देयर आर क्वाइट अ फ्यू कंपनीज व्हिच पॉसिबली कैन रिफ्लेक्ट दैट, मे बी समथिंग लाइक an Ingersoll Rand or something like KSB, but they are not pure play on infra and the infra that we are talking about. लेकिन ऐसा लग रहा है कि फ्रंटलाइन में ही रहना चाहिए, जैसे कि लार्सन एंड टूब्रो है। और ये भी मान के चलना चाहिए कि ओवरऑल ये स्टॉक्स काफी बढ़ चुके हैं, वेदर यू कॉल ABB और सीमेंस। यहां से वैल्यूएशन उसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। मैक्रो प्रॉस्पेक्ट्स कितने ही अच्छे हो, लेकिन मार्केट्स ऑलवेज आर अहेड ऑफ द एक्चुअल फंडामेंटल्स, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से ये सेक्टर में एक बार जरा कॉशियस रहना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बाय करने की, बिकॉज एक्सेप्ट फॉर लार्सन एंड टूब्रो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैव रियली गॉन अहेड। सेमीकंडक्टर वाला प्ले जिसमें वेदांत एक बड़ा पत्ता फेंक रहा है, उस पर कोई खास विचार, और ये जो ग्लोबल क्राइसिस है उसका कितना फायदा हम उठा पाएंगे जब हमारे यहाँ पर ये प्लांट तैयार होकर आएगा? सॉरी, आपका पहला सेंटेंस मैंने मिस किया। ऐसे ये सेमीकंडक्टर बिजनेस में जो वेदांत बड़े निवेश की बात कर रहा है, और इन्होंने पैसा निवेश कमिट भी कर दिया है राधा अहमदाबाद के उस यूनिट के लिए या फैक्ट्री के लिए, उस पर कोई टिप्पणी है? क्या अपॉर्चुनिटी उभर कर आती है इस नए बिजनेस में कंपनी के लिए? कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि एज हमने सबने देखा है कि ये कैपिटल इंटेंसिव है और एकदम टेस्टेड नहीं है अभी तक। यहाँ पर अभी सब कुछ शुरुआत होनी बाकी है। तो अपार्ट फ्रॉम द यूफोरिक फैक्टर, यहां से उसको कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इट कैन ब्रिंग X and Y बेनिफिट्स, बिकॉज जैसे मैंने कहा कैपिटल इंटेंसिटी ऑफ द बिजनेस एज कैन बी सीन बहुत हाई है, और ऐसे समय थोड़ा जरा कॉशियस रहना इज बेटर।
कॉशियस रहिए। गंगो तो है वो फिलहाल शेयर आज, लेकिन देखना होगा ये इन्वेस्टमेंट कैसे पैन आउट करेगा। दिलीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए मार्केट्स की आगे की चाल पर। तो दिलीप भट्ट बाजार पर वैसे बुलिश है, कुछ दिग्गज कंपनियों का जिक्र किया जहां पर अभी भी निवेशित रहना जरूरी है। चलिए मार्केट पर लौटते हैं और देखिए 3:10 मार्केट में 18,000 के ऊपर के लेवल्स पर निफ्टी कायम, अब सिर्फ 53 अंकों की ही गिरावट रह गई है। मिड कैप इंडेक्स भी निचले लेवल से रिकवर करके अब सिर्फ 80 पॉइंट नीचे, लेकिन जो खूबसूरती है वो निफ्टी बैंक बयां कर रहा है 550 अंकों की बढ़त के साथ। जल्दी से अगर लेकर आइएगा ताज़ा हाल अमेरिकी फ्यूचर्स का, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत में आपको याद होगा डाउ फ्यूचर्स करीब 130 अंकों की बढ़त पर कारोबार कर रहे थे। कल की धुलाई के बाद बहुत ही मामूली रिकवरी की तस्वीर वहां पर पेश होने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितनी जल्दी भरपाई करेंगे कल की मार से वो देखना जरूरी है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट के ऊपर इस समय अभी भी कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ताज़ा आंकड़ा मेरी स्क्रीन पर आ रहा है, डेटा अगर आपके पास भी हो तो लेकर आइएगा प्लीज़ डायरेक्टर साहब। थोड़ी सी वेबसाइट अटक गई, अभी 168 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है और नैस्डैक फ्यूचर्स 90 पॉइंट ऊपर, तो मोमेंटम तो लौट रहा है वहां पर। होपफुली देखते हैं अब यहाँ पर बयां क्या आते हैं, किस तरह के स्टॉक्स में तेजी आती है। मूड माहौल तेजी वाला और इस तेजी में कुछ छोटे काउंटर्स, चमनलाल सेठिया देखिए, एलटी फूड्स देखिए, ये चावल से जुड़ी हुई कंपनियों में खरीदारी फिर से जोर पकड़ने लगी है। एलटी फूड्स काबा साहब 109 के लेवल्स पर, इनफैक्ट ये ब्लू स्काई टेरिटरी में है आज। बताइए 8% की तेजी कैरी करे कल के लिए या नहीं? मैं कोशिश करता हूँ निकालने की चार्ट एलटी फूड्स की। एलटी फूड्स नहीं निकल रहा मुझसे। एलटी फूड्स दावत था, दावत में आया होता शायद। मैं कोशिश करता हूँ दावत या मिल गया। बिल्कुल अच्छा लगता है मुझे चार्ट, जो चार्ट सेटअप है बिटवीन 60 एंड 80 बहुत ही बढ़िया है। उसके हिसाब से लगता है ये करीब 120 से 130 तक जाना चाहिए, ये इसका लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है। अब ट्रेड कर रहा है 109 पे, तो मेरे ख्याल से यस लेना चाहिए और थोड़ा 90 का स्टॉप लगा कर चले, वो सेफ स्टॉप है, वहां आएगा नहीं, लेकिन 120 130 पॉसिबल है। दावत इस 130 तक के लेवल्स की संभावना आगे बनती हुई 8-8.5% ऊपर इस स्टॉक में उन्हें देखा है। पूरे पैक में काफी हरकत देखने को मिली है। चलिए लेते हैं कुछ ट्रेड्स। पीटीएसटी कहां करना है, कुछ क्या एसटीबीटी के भी आइडियाज नजर आ रहे हैं। चंदन आप बताइए इस समय क्या ट्रेड लेंगे जो कल के लिए कैरी किया जा सकता है? बिल्कुल अर्शिदा, आज के ट्रेड में हमने अंबुजा सीमेंट का जिक्र किया था जिसमें 530-533 के टारगेट थे। स्टॉक ने जस्ट अभी टारगेट हिट किए और हमारा मानना है अभी भी सीमेंट में वापस डिप आते खरीदारी की यहाँ पे सलाह बनेगी। बट सीमेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अंबुजा, एसीसी, इंडिया सीमेंट। अब नए ट्रेड सेटअप की हम यदि बात करें यहाँ पे तो मेरा मानना है कि यहाँ पे सेलेक्टिव बैंकिंग काउंटर परफॉर्म करेंगे। अब मैं यहाँ पे आरबीएल बैंक पे फोकस करूंगा। आरबीएल बैंक आप देखोगे पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट हो रहा है, एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है। वीकली चार्ट पे देखें तो आपको राउंडिंग फॉर्मेशंस और कप एंड हैंडल के फॉर्मेशन भी देखने को मिलेंगे। तो हमारा ऐसा मानना है कि अब यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर बनेगी। काउंटर काफी कंसोलिडेट हुआ है तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर भी बनेंगे। सो 133 का सपोर्ट है, 140 तक के अपसाइड आरबीएल बैंक में बनने चाहिए। 140 यानी कि 140 के अपसाइड के लिए मौका आरबीएल बैंक में। तेजी करके चले, स्टॉक 3.5% ऊपर है इस समय। समेत आपका सौदा क्या रहेगा? हर्षदा, जुबिलेंट फूड वर्क्स रहेगा। ये स्टॉक ने रिसेंटली एक ग्रेजुअल रिकवरी फॉलोड बाय सम कंसोलिडेशन और अभी कहीं ना कहीं ये उसका जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे डिस्प्ले करते आ रहा है। लास्ट अगर 3-4 दिनों की प्राइस एक्शन देखें तो यहाँ से हमें लगता है कि जुबिलेंट फूड वर्क्स 650-655 के लेवल्स छूने के लिए यहाँ पे पॉइज्ड है। 622 के स्टॉप लॉस से इसको लॉन्ग किया जा सकता है एट करंट लेवल। ऑप्शन के जरिए भी अगर कोई ट्रेड करता है तो इसमें 640 का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है 20-20.5 के आसपास, जिसमें 13.90 का स्टॉप लॉस होगा और 31 का टारगेट रहेगा। जी हाँ, जुबिलेंट फूड्स बहुत ही शानदार ब्रेकआउट, बहुत डिसेंट ब्रेकआउट सुबह था और अच्छी बात है कि पैनल ने सुबह इस ट्रेड को पकड़ा भी था और डे हाई के आसपास ये स्टॉक क्लोज होता हुआ। मानस, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे कल मॉर्निंग के लिए? देखिए, पावर ग्रिड में खरीदारी करने के मौके अभी भी लग रहे हैं कि एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। 230-231 का रेंज ब्रेक किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो पावर ग्रिड में खरीदारी करेंगे 229.90
के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 240 रुपए के टारगेट के लिए। पावर ग्रिड इट्स अ बाय और आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 230 के जोन में ट्रेड करता हुआ। प्रकाश सर, आप क्या कैरी करेंगे कल के सेशन के लिए? मुझे आईसीआईसीआई बैंक अच्छा लगता है, यहाँ पर तेजी नजर आती है। 918 पे ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा मेरे ख्याल से 910 का, बस ऑन द अपसाइड टारगेट 930 के नजर आते हैं आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक 917 पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोज इसका, 7 रुपये 55 पैसे ऊपर। गौरांग, सारी अपॉर्चुनिटीज सारे थ्रेड्स को देखते हुए और बहुत सिक्योर, नॉट एग्जैक्टली बीटीएसटी ट्रेड या फिर एसटीबीटी ट्रेड, लेकिन हाँ एक स्विंग के पर्सपेक्टिव से अगर कुछ बाय करना हो ट्रिगर्स के आधार पर, तो आप क्या बाय करना चाहेंगे, सीमेंट या फिर कुछ और? सीमेंट में तो पहली पसंद रहेगी, लेकिन मैं 2 विकल्प देना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत है तो वीरेंद्र। एक तो मझौली कंपनी दालमिया भारत, शायद आपको याद होगा काफी लंबे समय से हम सीमेंट क्षेत्र में मझौली कंपनी दालमिया भारत को पसंद कर रहे हैं। हमारा जो पहला लक्ष्य था वो आ चुका है, लेकिन हमें लग रहा है कि जिस तरीके से मांग बढ़ रही है शायद 2150-2200 तक के लक्ष्य दालमिया भारत में मिल सकते हैं। और एक विकल्प मैं टेलीकॉम क्षेत्र से भारती एयरटेल, मेरे ख्याल से 780 के आसपास ये कामकाज कर रहा है और ये जो गिरावट हम देख रहे हैं ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मौका है इन सब कंपनियों में निवेश करने के लिए, या फिर अगर आपका मध्यम अवधि का भी नजरिया है तो जाहिर है आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। ओके, भारतीय एयरटेल स्टिल आपका काफ़ी समय से अगर आप देखिए कन्वर्शन रहा है। कॉल्स पूरी हो गई, इंडिसेस एक बार फिर लिख आइए। हर्षदा ने आपको अभी डाउ फ्यूचर्स का रुख जो है वो बयां कर ही दिया, और देखिए हमने 2 बजे यही कहा था कि इफ़ यू आर होल्डिंग लॉन्ग्स, होल्ड लॉन्ग बट नो स्कोप और फ्रेश लॉन्ग। बैंक निफ्टी में है करीब 41,600 की ट्रेजेक्टरी तक, 41,700 की ट्रेजेक्टरी तक। इंडिसेस थोड़ा सा वापस आए हैं, एक शेप पूरी ले ली है, याद रखिएगा। कल सुबह जब हम डेटा देखेंगे ना आपको एक शेप नजर आएगी। स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के बाद पुट राइटर्स ने एक जोन बना लिया होगा। स्ट्रॉन्ग हायर लेवल से अगर आप देखें, जब हम ऊपर से नीचे आए तो कॉल राइटर्स ने एक जोन बना लिया होगा। अब कल सुबह इसको डेटा को फिर देखेंगे। पोजिशनली आप लॉन्ग कर सकते हैं, रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस आज की जो ये कैंडल क्रिएट हुई है ना जनाब, बस इसकी खूबी ये है कि इसने एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि जब जब बाजार में डाउन साइड खुल रहा है, एफआईज ने बहुत स्ट्रांगली और डीआईज ने बहुत स्ट्रांगली ग्रिप किया है उसको। हम जितना ओवर हीटेड हो गए थे, हमारे इंडिकेटर्स क्या होता है, चलते चलते ओवर हीटेड हो जाते हैं। एक ऐसा सेशन आया जिसने आपको 10 डे तक का डिप दिया, आपके इंडिकेटर्स कूल ऑफ हो गए, इंट्राडे में फिर पाएंगे। अच्छा सेशन था ये। अब एक बार आज के ओआई के पर्सपेक्टिव से देखते हैं बाजार में क्या हुआ, किन किन स्टॉक्स ने, आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग और सब्सटेंशियल ओआई खींचा अपनी तरफ। देखिए वेदांता एक डिफरेंट ऑल टुगेदर स्टोरी थी, 10% अप, अपर फ्रीज, इंडिया सीमेंट 7.8%। सीमेंट देखिए अब खबरों के बीच, कयासों के बीच, प्राइस हाइक्स के बीच इतना स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है कि शायद कभी कभी हमको खुद लगता है कि जनाब पहले काट लिया या फिर और चलते। मुझे याद है कल हमने एसीसी की कॉल ली थी मानस के साथ 2500 की, फिर लग रहा था कि यार बहुत दूर की कॉल ले ली, नहीं वो भी इन द मनी हो गया। आज स्टॉक 2800 रुपये का हो गया, क्या गजब कम हुआ है। वेदांता, इंडिया सीमेंट्स, एसीसी, दालमिया भारत और इंडसइंड बैंक। सीमेंट 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 और बैंकिंग 55 लॉन्ग्स। आई थिंक ये थोड़ा सा कम है इन कंपैरिजन टू मॉर्निंग एट 10। जो ये नंबर्स थे वो थोड़े से अगर आप देखें अच्छे थे। शॉर्ट थोड़ा सा बना है, अंबुजा सीमेंट्स में आप देखें शॉर्ट बना है, जी एंटरटेनमेंट में, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में शॉर्ट कवरिंग माफ कीजिएगा, यूनाइटेड स्पिरिट्स में, जुबिलेंट फूड, यूनाइटेड स्पिरिट्स ने काफ़ी अगर आप देखें अच्छा स्विंग दिया आज, और जुबिलेंट फूड्स था आज बुधवार लेकिन शुक्रवार का रंग कुछ नज़र आ रहा था। और शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पे हुआ तो उसमें आईटी और देख लीजिए, अगर मैं इस वक्त का डेटा भी देखूँ तो आईटी इंडेक्स इज डाउन अबाउट 1000 पॉइंट्स, बट स्टिल आप देखिए कि निफ्टी की रिकवरी ठीक ठाक रही, और जो एक डाइवर्जेंस था बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी बैंक वो क्लियर कट था। निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक 1.24% अप एंड निफ्टी इज डाउन अबाउट 0.41%। ये एक डाइवर्जेंस है और वो स्क्रीन पर है आपकी। शॉर्ट बिल्डअप इन इन्फोसिस, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कोफोर्ज, टीसीएस, एल&टी टेक्नोलॉजीज। ऐसा लग रहा है कि आईटी के सिवा इस बाजार में मंदी कहीं है ही नहीं। बाकी अगर आप देखें ल्यूपिन, ग्लेनमार्क, डिफेंसिव स्पेस अगर आप देखें बैकफुट पे शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई माइंडट्री, ट्रेंट, जेएमआर इंफ्रा, ग्लेनमार्क फार्मा और ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स में। आज के उन स्टॉक्स को देखिए जहाँ पे थोड़ी बहुत जिसे कहते हैं ना,
लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है ट्रेंड में। कल के एक सुपर स्विंग के बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई GMR इंफ्रा में हुई, ग्लेनमार्क में, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो अतुल लिमिटेड में और ट्रेंड फार्मा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। क्लोजिंग फिर भी अच्छी होती हुई। किन किन स्टॉक्स ने अगर आप देखें अपने आज करियर का हाई लगाया, उसमें एक था, आप समझ लीजिएगा जनाब, कि इंडिया सीमेंट इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी। और मेरे ख्याल से अगर मैं इंडिया सीमेंट्स को देखूं, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, इंडिया सीमेंट्स एट 260, ये पोस्ट 2008 इंडिया सीमेंट्स का अब तक का हाईएस्ट क्लोज है, यानी लगभग आप समझ लीजिएगा कि करीब 14 साल का ये हाईएस्ट क्लोज है। अंबुजा सीमेंट्स एट ऑल टाइम हाई, उसके बाद ACC को देखिए एट ऑल टाइम हाई। इंडसइंड बैंक आज जहां पे क्लोज हो रहा है, ये है ऑलमोस्ट मार्च 2020 की, यानी कोविड-1 ने जब हमें स्ट्राइक किया था उस वक्त के बाद की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी। PSU बैंकिंग बास्केट में कैनरा बैंक, यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे जाके क्लोज हुआ। और एक और स्टॉक जिसकी हम पिछले कुछ दिनों में बात भी कर रहे हैं, पावर स्पेस में NTPC, जिस हम एक डेकेड ब्रेक की बात कर रहे थे कि ब्रेकआउट जो हुआ था करीब समझ लीजिए आप 160 के जोन में, उसने बखूबी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है एंड इट्स 173 माइनस। मान लीजिए हमारे उस डिस्कशन के दौरान किसी ने बड़ा फोकस किया हो NTPC को और लिया हो, आपको लगता है कि अब इस डेकेड के ब्रेकआउट पर पैसा कमाने का वक्त आ गया है और कमिटेड रही है इस स्टॉक पे अभी भी? बिल्कुल, देखिए एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, 170 का रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है और मेरा समझना है कि अब 180-182 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। अभी भी खरीदारी करने के मौके के, देखिए फ्रेश ब्रेकआउट तो अभी करीब 12 घंटे पहले देखने को मिला है, तो अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। 170 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। पहला टारगेट 177 और उसके ऊपर 182 रुपए तक के टारगेट्स आपको NTPC में देखने को मिल सकते हैं। चलिए NTPC और आपकी स्क्रीन पे 173 इस दौर के, और इस दौर नहीं, इनफैक्ट माफ़ कीजिएगा, इस दौर नहीं, अप्रैल 2011, फरवरी नहीं, मैं बताऊं आपको अक्टूबर 2010 के बाद का ये NTPC का सबसे हाईएस्ट लेवल है। इस प्रकार की शार्पनेस आपको इस स्पेस पर दिखाई देगी। अच्छा, एक का तो मैं जिक्र करना ही भूल गया, इट्स SBI 570-150। आज सुबह ही अगर आप देखें, हम ब्रोकिंग हाउस रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे जब, उसमें SBI पे 20% ऊपर के लक्ष्य दिए गए थे। एंड लुक एट SBI नाउ इट्स 571। इस बार की अर्निंग्स जब आई थी तो आई थिंक कुछ इश्यूज थे, स्पेशली अगर आप देखें ट्रेजरी फ्रंट पे, लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखें बाजार, मेरे को याद है जब नंबर्स आए थे इसके, ये करीब 540 पे ट्रेड करा था। नंबर्स आने के बाद रिट्रेस हुआ करीब 519 तक, और उसके बाद वन वे 530, 60, 70, 80 और आज 72 के जोन में। चंदन, आपका व्यू क्या है SBI पे नेक्स्ट लेवल? बिल्कुल वीरू, SBI पे पॉजिटिव व्यू है। इनफैक्ट ब्रह्मास्त्र शेयर में SBI रिकमेंड कर चुके हम 600 के टारगेट के लिए। काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे है और आप देखोगे 4-5 दिन पहले 540-42 को निकालने इसके बड़ा ब्रेकआउट दिया। अब जो सपोर्ट है वो 555 पे शिफ्ट हो रहा है, तो 555 के स्टॉप लॉस से 600 के टारगेट यहाँ पे इंटेक्ट रहने चाहिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक तगड़ा मौका, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दरअसल आज की निफ्टी बैंक की रिकवरी को लीड कर रहा था सुबह में। उसके बाद हमने देखा योगदान दूसरे कंपनियों की ओर से या फिर दूसरे बैंकों की तरफ से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। जाते जाते एक्सिस बैंक में हालांकि थोड़ी सी तेजी तो हुई नहीं है, इनफैक्ट ये नेगेटिव टेरिटरी में ही है, 1% का दबाव इधर। कोटक में भी कुछ ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली होती हुई हल्के से तेजी में आया था एक्सिस कुछ समय तक ही, लेकिन ऊपरी लेवल से कुछ पोजीशंस अनवाइंड भी हो रही हैं। एक्सिस की इस चाल को मानस आप कैसे पढ़ रहे हैं? 800 पर आया, तो देखिए इस पे कोई डाउट नहीं कि यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है। हालांकि ऊपर के लेवल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, लेकिन फिर भी मेरा समझना है कि जब तक ये 790 के ऊपर ट्रेड करता रहे, आई थिंक उसके स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। पोटेंशियल की बात करिए तो आई थिंक 820-825 तक के पोटेंशियल स्टॉक में लगते हैं, और उम्मीद करिए कि आपको 1 से 2 दिनों में वो टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। बचे तो आखिरी 5 मिनट है, लेकिन थोड़ा लेट ये स्टॉक रेडार पर आया। L&T फाइनेंशियल होल्डिंग आज की चाल नहीं, सोमवार, मंगलवार और आज बुधवार देखिए 3 दिनों में ये 7% तक का इजाफा दिखा रहा है, 8470 के लेवल्स। और मानस स्टॉक पर आपने तेजी की राय दी भी है, अगला पड़ाव क्या रहेगा इस तेजी की कड़ी में? किस तरह के लेवल्स आ सकते हैं आगे? क्या 100 के ऊपर जा सकता है ये स्टॉक?
तो देखिए सबसे पहले तो 90 रुपए को टारगेट करेंगे। अगर 90 रुपए के ऊपर सस्टेन हुआ तो आपको 100-102 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड दिखता है, अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। 80 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए 90 रुपए के टारगेट के लिए, और उसके ऊपर शायद आपको 100 रुपीज तक के टारगेट पोजिशन बेसिस पे देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो 90 पहले और उसके बाद 100 तक के लेवल्स आ सकते हैं। एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स में उस पर ध्यान दीजिए, वहां पर थोड़ी सी हरकत जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, आज वैसे महिंद्रा हॉलिडेज में भी 3.5% तक का इजाफा, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट जैसे स्टॉक्स भी अच्छी खासी तेजी में। थोड़ी सी कंजम्पशन थी, जैसे जैसे हम त्योहारों की तरफ बढ़ेंगे और जोर पकड़ेगी। चावल कंपनियों में तो खरीदारी आ ही गई है। अब ये त्योहार का इफेक्ट है या फिर वीरू के बिरयानी पकाने का इफेक्ट, ये आप ही बताएं। लेकिन कंजम्पशन थीम में कोई ट्रेड इस समय गौरांग जो आप कन्विक्शन के साथ लेंगे? यही कंपनी के ऊपर खरीदारी की राय है एलटी फूड्स। हर्षदा, अब वीरू भाई साहब कितनी बिरयानी पकाएंगे और कितना चावल कंज्यूम करेंगे ये निर्भर है। मेरे ख्याल से दावत ही इस्तेमाल करते होंगे। एक्चुअली करते हैं। वीरू कौन सा वाला इस्तेमाल किया था वो भी डिस्क्लोजर दे दीजिए। इनका गोल्डन सेला बासमती डेडिकेटेड बिरयानी राइस जब भी बनाए गौरांग इस्तेमाल करें। बिल्कुल कोशिश करूंगा, आपने टिप दी है तो। जब अपने बावर्ची खाने में जाए देखिए, जोमेटो से मंगाना तो बहुत आसान है, लेकिन बिरयानी खुद से जो बनाने में मजा है ना, उसका कोई जवाब नहीं। देखिए, कुकिंग जो होता है ना रघुरांग, सबसे अच्छा स्ट्रेस बस्टर है। स्पेशली अगर आप देखिए वर्किंग मेंस के लिए सबसे अच्छा स्ट्रेस बस्टर मैं मानता हूँ। खैर, जब बनाएंगे तब बताइएगा कैसी बनी और कैसी नहीं। क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और रीसेंट क्लोज आपकी स्क्रीन पर निफ्टी करीब 17,984। जरा एक बार आज के इंट्राडे लो से इसकी पैमाइश करिए। आज का इंट्राडे लो था करीब 17,770। मोटा मोटी अगर आप देखिए 770 से 870, 870 से 970 और करीब 985, यानी करीब 215 अंकों की रिकवरी। और अगर मैं इंट्राडे हाई तक लेकर चलूं तो अप्रॉक्सीमेटली 315 की अंकों की रिकवरी एक समय थी, और लगभग इतना ही अगर आप देखें सुबह डैमेज था। बट स्टार प्राइस परफॉर्मर इज निफ्टी बैंक और 41,365 आज का लो एग्जैक्टली जैसे कहते हैं क्रिस्टल क्लियर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और आप याद रखिएगा 1 सितंबर के बाद अब तक निफ्टी बैंक ने जब भी इंट्राडे सेल ऑफ देखा है हमेशा 10 डे माने एक सपोर्ट के तौर पे काम किया है। लो वॉज अप्रोक्सीमेटली 40 to 80, तो आप समझ लीजिएगा कि मोटा मोटी यहाँ से करीब 720, 820, 920 और करीब 1020 पॉइंट की अगर आप देखें शानदार रिकवरी। और डैमेज कहीं पर था तो इट वाज निफ्टी आईटी 1000 अंक नीचे। तो बहुत कुछ अच्छा और कुछ बुरा भी लेकर जाते हुए हम चलिए वॉल पे देखते हैं इस क्लोजिंग को हर्षदा के साथ। हर्षदा, ओवर टू यू। जी हाँ वीरू, एक बहुत ही शानदार सत्र आज का, और क्या जोश में मार्केट ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी भले ही पॉजिटिव टेरिटरी में जाकर टिक नहीं रहा है, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया पुल बैक 17,983 का स्तर, इनफैक्ट 18,000 के ऊपर भी हम निकले थे। यहाँ पर 85 अंकों की गिरावट पर क्लोज आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज का जो स्टार परफॉर्मर है ना वो निफ्टी बैंक है। निफ्टी बैंक में डे लो से 700-800 पॉइंट तक की भी हमने रिकवरी देखी है। 41,349 के आसपास, 333 के आसपास वो ट्रेड जाकर टिकने की स्थिति में 450 अंकों का उछाल, पूरे 1% का इजाफा देखने को मिला है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आप गौर करिएगा, गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा थी आज ग्लोबल मार्केट के नर्वसनेस के चलते, लेकिन कुल मिलाकर एक बहुत बढ़िया रिकवरी देखी गई। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स 114 अंकों की बढ़त पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। यहां पर तेजी लौट कर आई है। बैंकों में तो तेजी थी ही, ऑटो नहीं चला है आज, ना ही आईटी चला, आईटी की तो खूब धुलाई हुई है। मेटल्स में कुछ खरीदारी, सीमेंट का अनफॉर्चुनेटली एक अलग से इंडेक्स नहीं है, लेकिन सीमेंट स्टॉक्स भरपूर थे जिनमें तेजी देखी गई। एक बार अंबुजा सीमेंट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। सीएनबीसी आवाज ने जो एक्सक्लूसिव डिटेल आपको दिया कि यही खबरें हैं जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि कंपनी दरअसल प्रेफरेंशियल इशू के जरिए अदानी ग्रुप ही बड़ी पूंजी निवेश करता हुआ दिखाई देगा अंबुजा में। अंबुजा के साथ साथ एसीसी में भी तेजी, 6.5% ऊपर वो स्टॉक टिकता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आज क्या नहीं चला वो है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी की धुलाई हुई है, 3% से ज्यादा का नुकसान। दिग्गजों में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा सब टूटते हुए, क्योंकि नैस्डैक में उतना प्रेशर था तो उसका एक ओवरहैंग भारतीय बाजारों पर। अब आपके लिए लेकर आते हैं हीट मैप जो आपको बताएगा किन स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा मदद की है आज की क्लोज के लिए। अभी भी आपको स्क्रीन ज्यादा दिखाई देगी, लेकिन
तेजी वाले ट्रेड्स पर अगर आप फोकस करेंगे तो बैंकों का ही बोलबाला। इंडसइंड बैंक 4% ऊपर। आप देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर 572 के लेवल्स, 2.5% की तेजी। इसके पीछे 1% के मूव पर एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक में हमने देखा 1.5% का इजाफा, तो एचडीएफसी भी पीछे नहीं था, लगभग 1% के गेन्स। जाते जाते हमने देखा एक्सिस में थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर आई है। मेटल्स में हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स में खरीदारी देखने को मिली। बजाज ट्विंस यानी कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों में 1% का इजाफा। आज एफएमसीजी में आईटीसी के लिए दूसरा सत्र तेजी वाला साबित होता हुआ दिखाई दिया है। ऑटो में मारुति, आयशर जैसे स्टॉक्स चले हैं, लेकिन दबाव जो था वो ज्यादा देखने को मिला इन 4 कंपनियों में, इन्फी, टीसीएस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक, यहाँ पर सबसे ज्यादा बिकवाली। फिर उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी थोड़ा सा भार था, आज 1%, ये भी टूटा काउंटर। एलएनटी में थोड़ी सी नरमी, हालांकि एलएनटी के 2000 की कॉल की काफी वकालत हमारे जानकार कर रहे थे, तो ऐसे कुछ ट्रेडिंग आइडियाज भी निकले हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखिए 18,000 जिस पर टिकना, आज सुबह में हम यही कह रहे थे कि इस समिट पर आराम से बैठना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, उधर ही जाकर गाड़ी टिकी है। तो 18,000, सब 18,000 के आसपास वो एडजस्टेड क्लोज आएगा। 18,003 के लेवल्स पर सिर्फ 66 पॉइंट की गिरावट भारतीय बाजारों में, जहां पर आज सुबह में यूएस में हमने देखा था डाउ करीब 1270 पॉइंट की गिरावट पर था। सीधा सौदा में क्या हुआ है, क्या तेजी वाले सौदे पर ज्यादा एक्शन रहा या मंदी वाले सौदों पर? देखिए आशीष और सुमित के बीच का मुकाबला इस हफ्ते वाला, तो 3 मंदी वाले ट्रेड्स, टेक महिंद्रा, विप्रो और एस्ट्रल, लेकिन दूसरी तरफ अंबुजा सीमेंट जो 6.5% भागता हुआ दिखाई दिया। ये था आशीष के टीम के आउट परफॉर्मर्स। और सुमित ने भी वही पकड़ा, कुछ मंदी वाले ट्रेड्स, एक तेजी वाला। तो एक तेजी में यूनाइटेड स्पिरिट्स, मंदी में इन्फी, टीसीएस और गोदरेज प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए हैं आज के दिन। तो ये है आपके लिए चाल आज के मार्केट की, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन, जहां पर सुबह में कुछ और सेंटिमेंट था और बाजार बंद होते होते वो मंदी वाला सेंटिमेंट पूरी तरह से हवा होता हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। 1300 पॉइंट कल डाउ नीचे था, आप मात्र 66 अंक नीचे। बैंक निफ्टी ने इस पूरी तेजी को स्पॉन्सर किया और ये क्लोजिंग 18,000 पे तब आई है जब 1000 पॉइंट आपका निफ्टी आईटी नीचे था। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल बेहद शानदार हो, वॉल स्ट्रीट भी तेजी से बंद हो और एक्सपायरी का दिन मंगलमय रहे। गुरुवार का फैक्टर कल होगा हावी, फिर होगी आपसे कल मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।